बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी नहीं, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। या नबी 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 या नबी। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम नाज़रीन, खुशामदीद। आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पे। आज 27वां रोज़ा है, आज बड़ी रात भी है और रमज़ान बस अब आखिरी रोज़े ही चल रहे हैं। हम सब की यही दुआ है कि जो बाकी का हमारे रमज़ान के ये दिन हैं ये खुश असलूबी से अच्छी तरह गुज़रें। और हमारा जो आज का मौजू है वो है रेफॉर्मेशन, अपने आप को बदलना बेहतरी के लिए, और एक माफ़ी भी, एक मतलब अपने आप को भी माफ़ करना और दूसरों को भी माफ़ करना, और ये एक्सेप्ट करना कि लोग बदल सकते हैं, अच्छे के लिए बदल सकते हैं। बाज़ औक़ात किसी से कोई चीज़ हो जाती है और हम ज़िंदगी भर सोचते हैं कि वो इंसान ऐसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, लेकिन हमारा मज़हब हमें ये सिखाता है कि लोग बदल सकते हैं और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इस्लाह हो सकती है, आपकी ख़ुद की भी इस्लाह हो सकती है, आपके माशरे की भी इस्लाह हो सकती है, और इस्लाह करना जो है वो आपके हाथ में है। हमने अपने शो में कई ऐसे लोगों को बुलाया था जिनका मेंटल हेल्थ से भी ताल्लुक़ था, जिनका ऐसे शोबों से ताल्लुक़ है जहां वो माशरे की बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और वो बचपन से ऐसे नहीं थे। पैदाइशी उनके पास ये इल्म नहीं था, ना ही पैदाइशी उनको किसी ने ये बताया था जब वो छोटे थे कि ये चीज़ जो है तुमने करनी है बड़े होकर। लेकिन उन्होंने किसी न किसी तरीके से ख़ुद ये फ़ैसला लिया कि ना सिर्फ मैं अपने आप में चेंज लेकर आऊँगा, बदलाव लेकर आऊँगा, और जो मंशा ने माफ़ी की बात की कि जो आप गलतियाँ अपनी करते हैं और आप कई अरसे तक ये सोचते रहते हैं कि अगर मुझसे ये गलती हो गई तो या तो मैं इस गलती को जो है वो क्लेम करूँगा कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ, या मैं ये सोचूंगा कि हाँ मुझसे गलती हो गई और आइंदा मैं ऐसे नहीं दोहराऊंगा। इसमें अन्ना का भी एक बड़ा पार्ट है। कुछ लोग होते हैं उनको बुरा लगता है कि अगर कोई उनकी गलती को पॉइंट आउट करे, और वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बिलीव नहीं करते, वो डिफेंसिव हो जाते हैं कि जैसे ही आपने बोला कि ये ठीक नहीं है तो एकदम से डिफेंसिव हो जाते हैं, और या तो यही कहते हैं जैसे जाले ने कहा कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ। तो ये ये स्टांस लेना मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज इसमें जो है ना बेहतरी की तरफ कोई रास्ता नहीं जाता।
जब आप ये अपने अंदर ये सोच लेते हो कि हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, और आपको ये पता भी है, निशानदेही भी हो गई है कि मैंने गलत बात की है, लेकिन आपने बदलना नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं मंशा, जिन्होंने बहुत ऐसे, बल्कि अगर आपने वो शो हमारा देखा हो जिसके ऊपर हमने ड्रग रिलेटेड इश्यूज़ पे बात की थी, ड्रग एडिक्शन के ऊपर बात की थी, तो ऐसे दो साहब हमारे पास बैठे थे जो कि इस मर्ज का शिकार थे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उस मर्ज पे उन्होंने काबू भी पाया। पहले तो उसकी निशानदेही की, फिर काबू पाया, और उसके बाद अब वो ऐसे ही अमराज के शिकार लोगों की हेल्प भी करते हैं। बिल्कुल। सो ये दिस इज लाइक द एग्जांपल्स दैट सोसाइटी सेट्स फॉर यू, और यही चीज़ हम आज के शो में जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके हवाले से हम ये भी बात करेंगे कि बाहर जाले एक मूवमेंट चली थी कैंसिल कल्चर जी, और जब वो मूवमेंट सामने आई थी तो मैं भी उसके बड़ा खिलाफ थी, बिकॉज मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि कोई इंसान कुछ कह दे तो आप उनकी तो इतनी छोटी सी बात ही नहीं कि कोई कुछ गलत कह देता था तो वो उस बंदे को कैंसिल कर देते थे। मैं इस चीज़ के बड़ा खिलाफ हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इंसान जो है वो गलती करता है, हम गुनहगार हैं सब, हाँ हम सब इंसान गुनहगार हैं, हम सब जो है कहीं ना कहीं गलती करते हैं और हम अपनी गलतियों से ग्रो करते हैं। गलती करना एक बुरी बात नहीं है, बस ऐसी गलती ना करें। अल्लाह से यही दुआ है कि हम कोई ऐसी गलती ना करें। क्यों गुनाह कबीरा के उसमें आ जाती है, जुमरे में आ जाती है, जिसकी माफ़ी नहीं है, जिसकी माफ़ी। ये जो आप जिस चीज़ की बात कर रही हैं वो एक अंग्रेज़ी में बहुत मशहूर कहावत है, प्रोवर्ब, इसको जो भी कहेंगे कि गिव अ डॉग अ बैड नेम एंड हैंग हिम। मतलब अगर किसी ने एक चीज़ कर दी और वो गलत थी और बाकी सारी चीज़ों को आप उसके तर्क करके उसी गलती की बुनियाद पर उसको जो है बुरा कह देंगे और उसको कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कल्चर वहाँ से शुरू होता है जहाँ से सोशल मीडिया और शोबिज़ और इस तरह की चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है अपने कला को, अपनी टैलेंट को, और वो आपने जो एक गलत बात की किसी के बारे में, किसी के हवाले से, ठीक है उसकी निशानदेही होना और उसकी इस्लाह होना बहुत ज़रूरी है। बात करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कैंसिल कर देना, हाँ कैंसिल कर देना एक अलग बात होती है। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है आज जो हमारा मुल्क है ना उसमें ये एक मसला है कि हमारे कोर्ट्स को लेके हम इतना उस पर यकीन नहीं रखते, हमारे कोर्ट्स में हमारा इतना कोई भरोसा नहीं रहा है। उसकी वजह से सारी जो गुफ्तगू है वो सोशल मीडिया पे होती है, और एक सोशल मीडिया ट्रायल चलता है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि इस बंदे के साथ किस किस्म का सलूक, बंदा या बंदी, उसके साथ किस किस्म का सलूक पेश होना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक गलत भी है। नहीं है, काफ़ी हद तक क्या, ये देखिए कुछ मामलात में हर चीज़ जो है वो एक फार्मूला के तहत तो चल भी नहीं सकती। कुछ मामलात ऐसे हैं जहाँ पे वो जो जिस बंदे का या बंदी का जिक्र हो रहा है उसका असर रसूख इतना है कि उस तक जो है कानून नहीं पहुँच पा रहा, या कानून उसके बारे में कुछ करना नहीं चाह रहा। वो जैसे ये फ़लस्तीन के हवाले से जो आवाज़ उठी है वो आपको लग रहा है कि एक ऐसी जगह हो रही है और ऐसे लोगों से हो रही है कि उसकी कोई रोकथाम नहीं हो पा रही, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना लाजमी है और ज़रूरी है। लेकिन फॉर इंस्टेंस मैं अभी ये जिक्र करूँगी यहाँ पे, इनका क्या नाम है, हमारे ही साथी हैं जिनसे एक गलती हो गई थी और उन्होंने आके कुछ गलत तरीके से अपनी वाइफ को सामने बिठाते हुए एक बात कह दी, और उसके बाद बेतहाशा उनको जो है वो सोशल मीडिया पे रगड़ा गया, उनके बारे में हज़ार किस्म की मीम्स बनाए गए। सो ठीक है, गलती हो जाती है, उन्होंने आके उस बात का एतराफ़ भी किया और उसकी माफ़ी भी मांगी। वो मुझे लगता है कि वो जो लेवल और परसेंटेज ऑफ जो उनकी पनिशमेंट है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और सोशल मीडिया पे आई थिंक सबको हक मिल जाता है आके कुछ भी बोलने का, और हम सबकी पर्सनल ओपिनियंस हैं। अभी किसी को उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाई, किसी को जानी और माली नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने सिर्फ एक स्टूपिड सी बात की थी, और वो स्टूपिड सी बात थी जिस बात का उन्होंने खुद भी इकरार किया। आई थिंक ये वाली चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा ग्रे एरिया इख्तियार कर लेती हैं, एंड उस पर जो है वो बात होना बहुत ज़रूरी है, यू नो, बिकॉज ये इस इंस्टेंस में हमने देखा कि उन्होंने आकर इस्लाह करने की कोशिश की, कुछ लोग तो वो भी नहीं करते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे लगता है देखें, आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है आप उस पर ज़रूर आवाज़ उठाएं, कोई आपको इस बात से नहीं रोक रहा, लेकिन एक हद तक जो है उस बात को खींच भी सकते हैं। हम कोशिश यही करते हैं और हमारी उम्मीद यही है कि जब हम किसी को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, किसी को क्रिटिसाइज़ करें, तो वो उसको पॉजिटिवली लें और वो भी बेहतरी की तरफ ही जाए। हमें नहीं पता हमसे कितनी गलतियाँ होती हैं, और अगर कोई पॉइंट आउट करे तो ये एक अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। सो दैट्स, आई थिंक दैट शुड बी द होप दैट हम कुछ गलती करें तो कोई पॉइंट आउट ही करे। मैं जो हूँ वो इस आइडिया को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी नज़र जो है वो सोबिया की तरफ भी डालें, क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही है। सोबिया आज माशाल्लाह यू लुक ब्यूटीफुल। थैंक यू हमेशा लगती है, लेकिन आज मुझे ये आपका कॉम्बिनेशन और ड्रेस बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या हो रहा है आज किचन में? अच्छा, रमज़ान बिल्कुल एंड पे जा रहा है और आज जो है वो जुम्मतुल विदा है,
और जुम्मे वाले दिन मुझे लगता है एक ट्रेडिशन होता है, मोस्टली घरों में बिरयानी बनती है, तो मैंने कहा आज मैं बिरयानी बनाऊंगी। अच्छा, मेरे घर में भी जुम्मे को बिरयानी बनती है ना, ऐसा मुझे लगता है बहुत हमारे सेट्स पे भी बिरयानी आती है मंशा। हाँ, फ्राइडेज पर बिरयानी मुझे लगता है। और मैंने कहा रमजान भी एंड हो रहा है तो चलो बिरयानी करते हैं। और अच्छा, मैं बना रही हूँ देगी बिरयानी। ये देग में नहीं बनेगी बट इट विल लुक लाइक देगी बिरयानी एंड इट विल टेस्ट लाइक देगी बिरयानी, क्योंकि जो इसके मसाला फॉर्मुलेशन है वो मैं उस तरीके से करूँगी। तो मैं मैरिनेट करूँगी हमारा चिकन रेड चिली पाउडर से, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक, हल्दी, गरम मसाला, ब्लैक पेपर और योगर्ट से। और इसमें अच्छा खासा फूड कलर जाने वाला है, जो देगी बिरयानी का एक लाल रंग होता है ना, ये वो होगा। और देगी बिरयानी का लाल रंग होगा जी। कैसे? आपने अक्सर जो बाहर देग की जो बिरयानी होती है वो ऑरेंजिश रेड। देगी बिरयानी मुझे लगता है हर मर्ज का जो है ना इलाज है ना। आई लव देगी बिरयानी। और हर मर्ज का इलाज भी, और हर मर्ज वहाँ से शुरू भी होते हैं। नहीं आज कुछ नहीं होगा, आज कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसको सबको मैरिनेशन करके योगर्ट में हम अपनी ग्रेवी कुक करेंगे। जब ग्रेवी कुक हो जाएगी तो हम इसमें टोमेटोज, ग्रीन चिलीज, धनिया, पुदीना डाल के इसको अच्छे से कुक करेंगे। फ्राइड अनियन का पाउडर डालूंगी फॉर ग्रेवी कि वो थिक हो जाए। और फिर हम इसकी लेयरिंग करेंगे और ऊपर से हम डालेंगे हमारा केवरा वाटर या बिरयानी एसेंस जो भी आपके पास है और लेमन स्लाइसेस, उसको दम दे देंगे। बस सोबिया, मैं ये कहूँगी आपसे, मेरी इल्तिजा है आपसे, बिल्कुल ठीक है, कि आप जो वो सालन बनाएंगी इसका, जी वो मैं अलग कर लूंगी आपके लिए। एक बोटी अलग मेरे लिए रख दीजिए। अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे थोड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। अब मुझे पता चल गया, अब मैंने इतने दिन गुजारे आपके साथ। एग्जैक्टली। और बिल्कुल ये एहसान ने भी अपनी जो है ना एक दरख्वास्त दर्ज की है कि उनके लिए भी एक प्लेट अलग की जाए, इससे पहले कि सब लोग आ जाएं खाने के लिए। मुझे पता है इसके बाद मैं देग वाली होंगी, सबको एक प्लेट भर भर के देग वाली। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जहान रमज़ान। बहुत सारी बातें भी हैं करने को, और फिर आखिर में भी मज़े का खाना भी खाएंगे जी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पे। आज जो हमारा मौजू है वो रेफर्मेशन को लेकर है, बदलावे को लेकर है। अपने अंदर जो भी खामियां हैं उनको रिकग्नाइज़ करके उनको बेहतरी की तरफ लाने के लिए ये हमारा टॉपिक है। और इसी हवाले से जो हमारे आज गेस्ट हैं वो है डॉक्टर वसीम इकराम अलवी, जो एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एंड चीफ मेडिकल ऑफिसर, हेड ऑफ फोरेंसिक साइकियाट्री, सिंध प्रिजन्स डिपार्टमेंट। वेलकम टू आवर शो। Thank you for having me on the show. Thank you for being here. Pleasure to have you on our show. So we basically every day हम लोगों ने एक टॉपिक रखा हुआ होता है जो सोसाइटी से जिसका ताल्लुक होता है, सोशल इश्यूज़ के ऊपर कमेंटरी होती है। सो आज जो है हमारा टॉपिक वो रेफर्मेशन पे है, इस्लाह पे है, किस तरह से बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है। रेफर्मेशन सेंटर्स हो गए जिसमें जेल्स आते हैं, जिससे आपका गहरा ताल्लुक है। बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट फॉर पीपल हु आर आइदर गिल्टी और नॉट गिल्टी, दैट्स टू बी असर्टेन, बट वो कन्फाइनमेंट में रहने वाले लोगों की साइकी क्या होती है एंड हाउ डू यू डील विद इट? थैंक यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आपने जो सिलेक्ट किया है। जी। देखें, दो किस्म के वहाँ पॉपुलेशन है। एक जो मल्टीपल टाइम ऑफेंडर होते हैं, यानी कि बार बार जेल आते हैं, रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, तो उनकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री होती है, उसको कहते हैं CRO। सो वो जब आते हैं तो चेक हो जाता है कि जी ये 5वीं दफ़ा आ रहा है, ये 6ठी दफ़ा आ रहा है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन ड्रग्स और स्ट्रीट क्राइम्स में आता है, तो उनकी एक साइकोलॉजी अलग है। सो दे आर नॉट दैट, उनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होता है और जो वाइट कॉलर क्राइम जो कहते हैं, या सर्कमस्टेंशियल एक हालात से फंस के किसी उसमें इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको जेल आना पड़ जाता है, उनके लिए बड़ी एक अनकम्फर्टेबल और बेचैनी और उसकी इस तरह की एक कंडीशन होती है जिसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे एक देखें ना, दरवाज़ा बंद हो जाता है, इट बिकम्स एक होपलेस, नाउमीदी जैसी सिचुएशन आती है। आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो बाहर की दुनिया से। नो फोन, नो कनेक्शन, कोई आ नहीं सकता। आ सकते हैं, उनको एक टाइम है, मुलाकात की एक सिस्टम है विच फंक्शंस। दिस अ बिग पॉपुलेशन। ये मतलब ओवरबर्डन्ड एक डिपार्टमेंट है एंड ओवर पॉपुलेटेड है विद जी प्रिजन इनमेट्स हैं जो, आई मीन आई जस्ट गिव यू अ रफ फिगर, इट्स अ कैपेसिटी ऑफ 2200 and we have only in Karachi, जिस प्रिजन की मैं बात कर रहा हूँ जी, सेंट्रल प्रिजन की, उसके अंदर कैपेसिटी है 2200 की और पॉपुलेशन है 7200 की। तो you can imagine, yes, 7,200. This is like almost quadruple. Yes, exactly. The amount. तो वो उसमें multiple prisoners in one
लेकिन ऑब्वियसली वो बैरक्स हैं, 200 का बैरक है, किसी का है कोई तो वी हैव डिवाइडेड, उसमें एक अंडर ट्रायल होते हैं जो जिनकी केसेस चल रहे होते हैं बट उनको जेल कस्टडी हो जाती है। एक होते हैं जिनको सजा हो जाती है, हु आर कन्विक्टेड, हु हैव बीन they're not kept सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। हाइनेस क्राइम जो होता है, जो मर्डर होते हैं या कोई किडनैपिंग वाला होता है, उनको अलग रखा जाता है। कुछ टेररिज्म वाले हैं, उनको अलग रखा जाता है। जो माइनर क्राइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग एडिक्ट्स होंगे, उनको अलग रखा जाता है। एंड यंग यूथफुल ऑफेंडर्स का एक अलग प्रिजन होता है जी, जुवेनाइल और विमेन प्रिजन बिल्कुल नेक्स्ट डोर है। उसका सेटअप अलग है। ओके, तो जब ये प्रिजन अंदर आता है, जिस तरह आज फॉर एग्जांपल किसी को कोर्ट से जेल कस्टडी होगी तो ही उसको ट्रैवल करके पुलिस उसको जेल के एडमिनिस्ट्रेशन पे हैंड ओवर करती है, पेपर वर्क होता है, अंदर आता है, इट्स अ न्यू वर्ल्ड, ही गोज इनसाइड, ही डजंट नो व्हाट इट इज। तो उसको एंजाइटी होती है। वो एक अपने घर में पिछली जो है ना वो 2-3 दिन तो उसने वहाँ पुलिस स्टेशन में गुजारे, लॉकअप में गुजारे, एंड देन ही डिडंट नो कि बेल होगी नहीं होगी। फिर जब वो यहाँ आता है तो उसको एक अननोन सी एक एनवायरनमेंट होती है, फर्स्ट टाइम अंदर आता है। He has no clothes, अपने जो अपने होते हैं वो एक ही ड्रेस पहना होता है। Whenever his family is going to come and जो भी उसको देके जाएगा, तो अंदर वो सोने ज़मीन पे सो रहे हैं, फिर उनके वो एक बेड अलॉट होता है, नीचे सोते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी अननोन, एक सी टेरिटरी होती है। फिर ऑब्वियसली एक सेल्फ जो एक एम्पावरमेंट होती है वो चली जाती है, उससे फ़र्क पड़ता है इनके ऊपर। नींद नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जो पुराने जो इनमेट्स होते हैं वो उनके साथ इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आज हम ये हॉल 300 लोगों से भर दें जी, तो एक हफ्ते में कुछ 4-5 लड़ाइयाँ हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। Now this is going to be फ्रस्ट्रेशन भी तो है। फ्रस्ट्रेशन है। ये पहले तो इनका प्रोसेस होता है जब प्रिजनर हैज कम इन, ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, रिगार्डलेस ऑफ के मल्टीपल ऑफेंडर होगा वो तो मुझे नहीं पता, बट कोई नई जगह पे आता है और कन्फाइनमेंट स्पेस में आने वाला है। लाइक मैं कोई चीज़ देखती भी हूँ स्क्रीन पे तो मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है कि मुझे इस चीज़ को फेस करना पड़े। सो उस वक्त क्या, किस तरह से आप डील करते हैं उन प्रिजनर्स से? अच्छा, क्योंकि हम आई एम रिलेटेड टू द हॉस्पिटल साइड कि जब वो बीमार होगा या कोई उसकी मेंटल हेल्थ इशू होगा तो वो हमारे पास आएगा। पर उसके दरमियान फ्रॉम दैट एंट्री पॉइंट टू हमारे आने तक एक बीच में सर्टेन स्टेजेस होते हैं, उसकी डिटेल्स होती हैं, पर्सनल हिस्ट्री ली जाती है, फिर अंदर एक उसमें देखा जाता है कि कहीं अब सेल्फ हार्म तो नहीं होने वाला, सेल्फ हार्म का नहीं है, इजी कोई ड्रग डिपेंडेंसी तो नहीं है, कोई एडिक्शन तो नहीं है, कोई और इश्यूज, को दवाइयाँ तो नहीं खाता था, कोई ब्लड प्रेशर, कोई ऐसी चीज़ है। तो एक सर्टेन स्टेज है जहाँ से क्वेश्चनर्स होता है, जो फर्स्ट टाइम जैसा आपके आज जेल कस्टडी हुई तो वो उनसे पूछा जाएगा। तो अगर वो बीमार होगा तो उसको फौरन हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाएगा कि जी इसको आप असेस कर लें बिफोर वी ट्रांसफर हिम टू किसी बैरक के पास। अगर उसको रात, क्योंकि जाहिर है एक सर्टेन एंजाइटी होती है तो सर्टेनली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जी, या लो हो जाता है या शुगर गिर जाती है, तो उसको उस वक्त असेस करना है, इज ही फिट इनफ टू, क्योंकि सर्टेन लिमिट स्पेंड टाइम इन जेल, यस टू स्पेंड टाइम इन जेल। अगर वो इनिशियल उसमें एक सर्टेन एंजाइटी में आ गया है और उसने कुछ खाया नहीं था, सुबह से घूम रहा था, उसकी शुगर गिर गई है, इज डायबिटिक, वो चीज़ें देखते हैं, वाइटल्स देखी जाती हैं, वो असेस किया जाता है। उसके बाद अगर वो नॉर्मल है और सिर्फ उसको एक स्पेस की जगह की एंजाइटी हो रही है, दैट्स वेरी नॉर्मल इन अमंग इनमेट्स। दैट ये तो कॉमन चीज है, होगा किसी भी इंसान से होगा। तो वो चीज देखी जाती है टू रूल आउट कोई मेडिकल कंडीशन। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये कि व्हाट अबाउट जो इनमेट्स जो है, एक तो आई एम श्योर का ज़्यादा ऐसे भी लोग होंगे जो इनोसेंट होंगे, शायद या अपने जहन में इनोसेंट होंगे और अभी उनका ट्रायल चल रहा होगा। ऐसे जब रिहा हो जाते हैं जेल से तो सोसाइटी में री इंटीग्रेशन कितनी मुश्किल होती है और कितना स्टिग्मा अटैच्ड होता है कि ये शख्स एक कैदी हुआ करता था। जी, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेशली अगर वो देखें ना, किसी एक कोई लड़ाई झगड़े में कोई इन्वॉल्व हो गया और उसका नाम किसी ने ऐड कर दिया कंप्लेन में, तो जाहिर है जी जो हैंड ऑफ द लॉ है वो इट्स ब्लाइंड, इट डज नॉट सी इनिशियली कि हाँ, तो वो फिर उनको भी साथ केस में इन्वॉल्व कर लेते हैं और कहीं अगर वो जेल कस्टडी आ गए मुलव्वस कर लेते हैं, कुछ होता है उनका कोई उनकी कॉल्स रिकॉर्ड आ जाती हैं कि जी दे वर इन टच विद द क्रिमिनल और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें ये दे गेट इन्वॉल्व। अब उसमें अगर वो जॉब कर रहे थे और वो जेल चले जाते हैं तो डेफिनेटली एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है। एंड देन जब वो जॉब नहीं मिलेगी, उन्हें जॉब मिलेगी नहीं, लोग अंडरस्टैंड जरा एक्सेप्ट नहीं करते और उनको डिफिकल्ट होता है समझाना कि जी मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इट टेक्स टाइम। लेकिन ये होता है कि वो उसकी पर्सनल मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है कि मेरा ईगो है, मैं तो ऐसा था नहीं, माय फैमिली इज नॉट लाइक दिस, मुझे क्यों उठा के ले गए।
तो ये चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। तो वो फिर ऑब्वियसली उन पे एंग्जाइटी का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, दे गो इनटू डिप्रेशन इनिशियली, फिर वो उनकी दे विल बी सीन बैरक में जाग रहे होंगे, रात को नींद नहीं आएगी, फिर 2-3 दिन बाद कोई उनको नोटिस करेगा तो वो रेफर कर देते हैं हॉस्पिटल की, डॉक्टर साहब को दिखा के आ जाए जी। तो देन वी टेक अ हिस्ट्री एंड वी आस्क, उनकी ज़रा पर्सनल लेवल पे आके उनको बिठा के काम डाउन करते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड, ज़रा फैमिली के बारे में पूछते हैं। तो दीज आर ऑल न्यूट्रलाइजिंग क्वेश्चंस। ओके, वी आर नॉट, देखें हम उनको स्टिग्मेटाइज नहीं करते कि तुम्हारा क्राइम क्या है, जी जी आपके क्राइम से हमें नहीं है, वी आर Mental कंसर्न्ड health विद से। व्हाट इज हैपनिंग विद यू। जी कोई तकलीफ है तो वो थोड़ा सा उससे काम डाउन होते हैं कि जी ये हमें ह्यूमन लेवल पे ज़रा क्वेश्चन कर रहा है, हमसे सवाल पूछ रहा है। तो दे आर वेरी ओपन टू द मेडिकल साइड ऑफ द प्रिजन, राइट। क्योंकि वी आर नॉट जजिंग अबाउट, हम कोई डिसाइड नहीं कर उनका केस। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। जो कि एवरीवन आस्क्स, एंड स्पेशली हमारे शो का मकसद ही है ये। लोग जनरली ये समझते हैं कि अगर एक पर्सनालिटी आपकी फॉर्म हो गई, आपने ये गलती की, ये और इसके बाद आप दोबारा दोहराएंगे। अब दे सर्टन केसेस जैसे सीरियल किलर्स हो जाते हैं ना, लाइक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें, सो दे लव द आइडिया ऑफ किलिंग एंड दे रिपीट दिस। बट एक होता है जो वन ऑफ मर्डर होता है, ठीक है, या तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में किया या कोई और चीज़ थी, प्रोवोकेशन थी। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है, इज इट अ फैक्ट that people can actually change for the better? रेफर्मेशन क्या मुमकिन है? ये जो जेल का सिस्टम दुनिया भर में है, ये तो ये है कि कन्फाइनमेंट में डालना और पनिशमेंट करनी है, बट ऑल्सो देयर इज़ अ पार्ट विच इज़ फॉर रेफर्मेशन, इस्लाह। नहीं, बहुत अच्छी सवाल है। हमारे प्रिजन का नाम इज नॉट सेंट्रल प्रिजन कराची, इट्स सेंट्रल प्रिजन एंड करेक्शनल फैसिलिटी। एग्जैक्टली, ठीक है ना, करेक्शन इज इस्लाह सेंटर है ये। जी। तो उसमें अब अंदर अगर आप इफ यू एवर कम देयर टू विजिट, आप आए तो आपको देखेंगे लॉट ऑफ सोशल एक्टिविटीज आर बीइंग गोइंग ऑन, रिफॉर्म एक्टिविटीज। जी। फॉर एग्जांपल पेंटिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, लैंग्वेज क्लासेस, चाइनीज सिखाई जा रही है वहाँ। साइकोलॉजी क्लास वो है क्लासेस। व्हाई स्पेसिफिकली चाइनीज? बिकॉज CPAC है, पीपल वांट टू गो एंड वर्क, लैंग्वेज है वहाँ पे, स्किल्स इट इज अ स्किल फॉर देम। एम्ब्रॉयडरी सिखा रही जा रही है और इसकी एग्जीबिशंस होती हैं। पीपल हैव वहाँ पेंटिंग जो एम्ब्रॉयडरी है इज अ वेरी बिग इन द प्रिजन। उनकी एग्जीबिशंस हुई हैं अभी रिसेंटली, एक होटल में हुई थी एग्जीबिशन, लाखों रुपए की उनकी जो है पेंटिंग्स बेची गई, जो प्रिजनर्स ने बनाई, उनके पैसे उनको दिए गए और वो अपनी फैमिली को भिजवाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ रिफॉर्म इज गोइंग ऑन एंड जाहिर है मेरा तो मेंटल हेल्थ का है ही डिपार्टमेंट, तो हमें उनसे पूछता हूँ, वो वॉल पेंटिंग करते हैं तो उनसे पूछते हैं कि जी हाउ डू यू फील, क्या महसूस करते हैं? जी हम बड़े रिलीव होते हैं, एंड बिकॉज दे आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग, कुछ बना रहे हैं, कुछ पेंट कर रहे हैं। अब जैसे कोई क्रिकेट का सीजन PSL आता है तो वो दीवार पे क्रिकेटर्स की ना पेंटिंग शुरू कर देते हैं, तो जस्ट टू क्रिएट एनवायरनमेंट ऑफ जी एक फ्रेंजी होता है कि जी हम सब मैचेस लगाए जाते हैं वहाँ बड़ी स्क्रीन पे, तो इनमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका ज़रा स्ट्रेस रिलीव होता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ प्रेजेंट डिपार्टमेंट करता रहता है। अभी रिसेंटली जस्ट अबाउट 10 days बैक जी एक नई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस की है सिंध गवर्नमेंट ने, विच इज़ वेरी, आई थिंक इट्स वन ऑफ अ काइंड, कि जो प्रिजनर्स के जो उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे, उनको उसी स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा जहाँ ऑफिसर्स पढ़ते हैं, एंड द गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे फॉर देम फ्रॉम प्राइमरी टिल यूनिवर्सिटी। दिस इज नेवर बीन डन, एंड द रीजन बीइंग, and the reason being that the family should not suffer, because क्या होता है कि फाइनेंशियली जैसे आपने जो पहला सवाल था कि वो एक जॉब कर रहा था और सडनली किसी सर्कमस्टेंशियल केस में इन्वॉल्व हो गया, फंस गया। अब वो केस जब रिजॉल्व होगा, इट कुड टेक मंथ्स और इयर्स आल्सो। बाय दैट टाइम वो फाइनेंशियल क्राइसिस में उसकी पूरी फैमिली आ जाती है, कैन नॉट पे, तो उनके बच्चों की पढ़ाई सब सफर करती है। तो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट इज टेकिंग द इनिशिएटिव के जो डिजर्विंग होंगे, जो पढ़े अच्छे स्कूल में पढ़े, उनके वो होंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी कि ये स्कॉलरशिप्स एंड फंडिंग और उनकी तरफ से इनकी स्कूल्स एंड तालीम में हर्ज नहीं आए, which is a very good I think initiative. No, it is absolutely. आपने जो चीज़ का जिक्र किया था वो ये कि कैपेसिटी जो है वो बहुत कम की थी और बहुत ज़्यादा लोग हैं। So why is this happening? क्या स्पेस का मसला है कि कोई और जेल नहीं बन सकता, या यहाँ एक जेल और है because जाहिर है obviously क्राइम बढ़ गया है, जी आबादी बढ़ गई है, तो obviously आबादी बढ़ गई है, पॉवर्टी ज़्यादा है, एंड a lot of population जो है वो ड्रग एडिक्ट्स की भी है। तो अब इसका इसी government has to come up
विद अ प्रोग्राम जिसमें ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स जो यंग हैं उनको प्रेजेंट टू जेल, दे कैन गो टू अ रिहैब सेंटर एंड उनको सोशल वर्क कराएं। जैसा बाहर होता है जी उनके रोड, अब उनकी अगर वो पढ़ा लिखा है तो उस तरह का काम करवाएं और शाम को उसको हॉस्पिटल में दाखिल करें ताकि ही कैन गेट ड्रग फ्री एंड यू गेट उनके लिए कोई ऑक्यूपेशन, कोई जॉब तलाश की जाए बिल्कुल, जिससे कोई बेहतरी भी है। एग्जैक्टली अब वो उसके लिए यू नो अ लॉट ऑफ मिनिस्ट्रीज हैव टू गेट इन्वॉल्व। इट्स नॉट एन इजी कि जी मैं आज बोलूँ एक बना दूं और उसको फिर हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, फिर उसकी जेल लीगल इश्यूज है। तो बीच में देयर वाज एन program to do it, but then COVID came and everything वो सब चीज हॉल्ट हो गई। तो इस चीज का आप कह रहे हैं void है, this is the void that needs to be filled, this needs to be done ताकि burden कम हो। हाँ जी। and अगेन हमारा जो लीगल सिस्टम है, जो पुलिसिंग है, अगर हम थानों को जी फाल कर दें और उनको मोर एम्पावर कर दें कि ये माइनर क्राइम्स को वहीं सेटल किया जाए। जी जैसे दूसरी जगहों पे होता है, दुनिया भर में होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, रिफॉर्मेशन को लेके अगर एक मैसेज आप देना चाहे हमारे व्यूअर्स को। जी बिल्कुल। आई मीन आई थिंक यहाँ जैसे हमारे जेल में प्रिजन में बहुत सारी एनजीओज इन्वॉल्व हुई हैं एंड वी आर उनको आके ट्रेनिंग देते हैं। आई थिंक द पीपल हमारी सोसाइटी को पूलन करना चाहिए। हमारी सोसाइटी बहुत वाइब्रेंट है एंड बहुत कंट्रीब्यूट करती है। देखिए ना, आप दस्तरखान कर रहे हैं, ये खाने खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट जब तक स्किल्स नहीं सिखाई जाएंगी ना जी तब तक हमारी सोसाइटी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हुई। वी कांट मेक देम वी कांट गिव देम चैरिटी ऑल द टाइम, स्पून फीडिंग उन्हीं से काम कराओ, उसके लिए उनको खाना दे दें, लेकिन आप पूरे मुल्क को इस तरह बना सकते हैं। इट्स अ वेरी बिग प्रोग्राम जो हो सकता है और रिफॉर्म बहुत जरूरी है। एवरी डिपार्टमेंट नीड्स अ रिफॉर्म, एजुकेशन नीड्स रिफॉर्म, health needs reform. Ideal situation. It's not an ideal situation, but we are working at it. Allah बेहतर करेगा. Thank you so much for coming and representing ऐसे लोग जो अभी जिनकी representation इतनी नहीं हो पाती है और हमारे टॉपिक के हिसाब से तो ये इतना relevant था। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for having me. इसी के साथ नाज़रीन हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। बहुत सारे और गेस्ट भी यहाँ मौजूद होंगे और मेरी और मंशा की भी कॉन्वर्सेशन होगी और गेस्ट के साथ भी रेफॉर्मेशन के हवाले से होगी। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए से हमें प्लीज़ बताइएगा। ब्रेक का टाइम होता है, छोटी सी ब्रेक लेके वापस आए। आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहाने रमज़ान 365 न्यूज़ पे। हमने बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है अभी रेफॉर्मेशन के हवाले से, जो इंसान अपने अंदर बेहतरी ला सकते हैं उसके हवाले से। और हमारे पास दो नए गेस्ट हैं स्टूडियो में जिनका इससे थोड़ा अलग ही पहलू है। आई थिंक इतना लेना देना मैं आपको बताऊं, हर चीज़ का कहीं ना कहीं से लेना देना होता है मंशा। हाँ। दुनिया भर में जो है ना वो कॉमेडी के ज़रिए से, सटायर के ज़रिए से माशरे की बहुत इस्लाह की जाती है। और हमारे मुल्क में भी बहुत हुई है और यहाँ पे भी ऐसे ही नामवर एक शख्सियत मेरे सामने बैठे हैं और उनके साहबजादे भी हैं। अयाज खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। आपको 27वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो मंशा। जी जी, हम दोनों होस्ट चाहती हूँ, मुझे क्यूट लगता है। हम दोनों होस्ट की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। हमारा जो आखिरी जुम्मा है उसका भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जी, परसों हम आए उम्रा करके जी, तो आपको बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। कहाँ है हमारे खजूर? ताज़ा ताज़ा मुझे वो खजूर चाहिए। रखिए हुए ना, बस सेब, जमजम और खजूर। अच्छा, मुझे जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, मंशा से भी ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी। हमारे आज का जो मौजू है, हम हर शो में अपना एक मौजू रखते हैं जिस पे थोड़ी सी गुफ्तगू उसको हम बढ़ाते हैं। सो आज का मौजू है रेफॉर्मेशन, इस्लाह, माशरती इस्लाह। सो कॉमेडियंस के पास जो है, वैसे तो आप एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, बट कॉमेडी के ज़रिए बहुत सारी ऐसी बातें जो तल्ख होती हैं उसको शुगर कोट करके पेश किया जाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और लोग ऐसे हैं कि वो पूरी की पूरी हजम कर जाते हैं। हाँ और जी, कहते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं। और जिनको नहीं समझना होता, हाँ, वो जो डायरेक्ट हम हालांकि उन पे कर रहे होते हैं जी। तो वो, और फिर जब जाहिर है कि मोइन भाई के साथ, अनवर मकसूद साहब के साथ और तालीम बालगा और जैसे जो जिनके साथ हमने काम किया जी, तो वो एक तो वो बड़ी नफीस कॉमेडी रही हमेशा से जी। लेकिन उस नफासत में जब आप कोई बात कहते भी है ना तो दूसरे को इतना बुरा नहीं लगता है। हाँ जी। कि आप वही डायरेक्टली किसी को कहते हैं तो वो इंसल्टिंग भी हो जाता है,
तो वो स्टेज वाला इन्वायरमेंट नहीं रहा हमारा जो टेलीविजन के हवाले से रहा। जी नहीं तो वो हम वापस लेकर आएंगे अयाज में। ये जाली यही कह रही हैं और यही हमारा था कि जो पॉलिटिकल सैटायर होता है वो भी, और वैसे भी जो सैटायर होता है पुराने जो प्लेज में उसमें जो है ये दिखाते थे कि जो कॉमेडियन है वो आके इतनी बातें कर जाते थे और जो कुछ हो रहा होता था आगे उसको लेके एक सम अप करके एक जोक के तौर पे वो पेश कर देते थे और लोग बज़ाहिर तो लगता था ये क्या हो गया, ये मजाक है, लेकिन उस मजाक के पीछे क्या क्या सच्चाई है। जी अच्छा, आपके साहबजादे मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे भी मैं सलाम दूंगा। और कैसे हैं अहमद आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अहमद, आपने अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश की, या मैंने सुना आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और नात ख़्वाम बहुत अच्छे हैं आप? जी बस ये है कि एक लेगेसी है, ऑफ कोर्स कोशिश पूरी करते हैं। हाँ। और बाकी ये है कि थोड़ा सा अल्लाह ताला ने थोड़ी सी आवाज़ दी है तो उसको कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आगे लेवल पे ये जो लेके थोड़ा चलें। थोड़ा बोलते हैं ना थोड़ा लोग, थोड़ा, हाँ फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स होता है ये। अच्छा, जुम्मतुल विदा के हवाले से एक जी, नात हमें सुना दें अगर प्लीज। जी जी बिल्कुल। please, हमारे मरहूम जुनैद जमशेद साहब जो हैं, जी, बस हमें अल्लाह ताला 2 उनको सेकंड रहमत दीजिएगा करें। कि हम जी जी बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो जाएं। जी बिस्मिल्लाह। मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफात की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन, ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, तेरे दर पे आए जो दामन को भर ले जाए वो, उन जालियों की शान क्या, एक नजर हम पर भी हो, ए नबी प्यारे नबी मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, तू ही शफात की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन, ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी। बहुत अच्छा। खूबसूरत, इतना सूदिंग था ये, बहुत अच्छा था। थोड़ी सी खूबसूरत नहीं थी, बहुत प्यारी आवाज़ है बहुत आपको, ज़्यादा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मैं आपके वालिद साहब से तो मैंने ये बात की, मैं आपसे भी यही पूछना चाहूँगी। जनरली कॉमेडियंस को जो है ना वो देखा जाता है इस नज़र से कि वो आके आपको हंसाते हैं, ठीक है, कोई ना कोई बात, और फिर नेगेटिवली जब देखा जाता है तो वो कहते हैं आपका मजाक उड़ा रहे हैं या मजाक बना रहे हैं। हालांकि मेरी नज़र में दुनिया भर में जितने कॉमेडी, एक तो कॉमेडी करने के लिए जहानत होना बहुत ज़रूरी है। बेवकूफ़ लोग कॉमेडी नहीं कर सकते, ना समझ सकते, और ऑब्जर्वेंट लोग, ऑब्जर्वेंट भी होना इतना जी, ज़रूरी आपका है। मुताल्ला और मुशाहिदा बहुत स्ट्रॉन्ग होना होता है इस चीज़ के लिए, और स्पेशली माशरती मुताल्ला और मुशाहिदा बहुत स्ट्रॉन्ग होना होता है। सो व्हाट डू यू फील कि आपके वालिद साहब जब से कॉमेडी करते आ रहे हैं, आज की कॉमेडी में जिसको अब आम तहम कॉमेडी बना दिया गया और पहले की कॉमेडी में जो मेजर फ़र्क था वो क्या है? देखिए, मिज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसका प्राइमरी मकसद ये होता है कि बहुत ही कहते हैं ना कि इनडायरेक्टली आप जो हैं वो मैसेज वो कन्वे कर दें जो कि आप वैसे शायद नहीं डायरेक्टली किसी को नहीं कह सकते। जूम आईनी बात कोई आपने कही जिसको आप देखें समझने वाले समझ जाते हैं। एग्जैक्टली। और खास तौर पे वो समझ जाते हैं जिनके बारे में वो बात कभी कभार वो नहीं भी समझते, मैं आपको बता रही हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल आई डोंट नो वेदर ये यंग जनरेशन की रिक्वायरमेंट हो गई है, क्या वजह है कि अब लोगों ने वल्गैरिटी और कॉमेडी को आपस में को रिलेट कर दिया है कि थोड़ी सी चीज़ें अब मसला हो गया है। पहले इस तरह नहीं होता था, जैसे 50-50 और इस टाइप के जो हमारे फादर के दौर में जो ये प्रोग्राम्स थे वो होते थे कि जो आप फैमिली के साथ बैठ के भी देखते थे, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता था, उसमें आपको ये आपको बच्चों के साथ में बैठ के ये नहीं देखना पड़ता था कि यार कोई ऐसी बात ना हो कि जो किसी की तजलील नहीं हो रही होती थी, आप किसी की तजलील महसूस नहीं करते थे। हाँ, और ये भी है कि ये भी है कि अब जो है ना कॉमेडी इज कि आपने 4 गालियां दे दी तो उस पे हंसी आ गई, तो ये जहाँ गालियां नहीं दी वहाँ टी कर दिया।
अच्छा, ये गालियों का सिलसिला तो मैं आपको बताऊं, एक सर्टेन टाइप की स्टेज कॉमेडी होती थी जो पहले भी होती थी, ठीक है, जिसको बंद कर दिया गया था क्योंकि वो यही हो रहा होता था कि वो पर्सनल अपीयरेंस पे कमेंटरी हो रही है, काला गोरा चिमटे जैसे मुंह वाला टाइप, ठीक है, आपको वक्ती तौर पे उस पर हंसी आती है, कब कुछ लोगों की बात पे आती है क्योंकि बोलने का अंदाज अच्छा होता है, लेकिन ये मोइन साहब की और अनवर मकसूद साहब की जो कॉमेडी होती थी, और ख़ास करके जो अवार्ड शोज होते थे मंशा, मैं बहुत, अभी टिकटॉक का और रील्स का ज़माना है, तो मैंने बहुत सारी ऐसी उनके डायलॉग जो हैं वो दोबारा दोहराए हैं, बनाए हैं। मैं हैरान हूँ कि वो जो सोच जो वसी थी वो अब इतनी महदूद हो गई है और अब इतनी सतही हो गई है। स्क्रिप्ट तो अपनी जगह है, लेकिन समटाइम जब हम लोग बोला करते थे या लाइव बोलते थे, जी जी, उसमें कई दफ़ा और देखे ना, जब तक आप उसको टोन दे देना तो वो और हाईलाइट हो जाती है जी। तो वो जो हम टोन्स बनाते थे, तो मोइन भाई अक्सर हम जो बाहर शो करने जाते थे, तो मुझे वो जैसे वो पठान पे मुझे कहते थे, आज तुमसे अच्छा पठान मैं भी नहीं बनता। तो वो टोन्स का वैसे क्या है, मैं वैसे ही पठान दोनों तरह से पठान भी हूँ, कैफियत के हिसाब से वो मैं कैफियत वाला हूँ, मैं कैफियत वाला पठान हूँ जी। तो वो जो टोन्स का है ना, उससे बड़ी चीजें खूबसूरत होती हैं। जो ये आपके यहाँ क्या हाल चाल है, एक हो अचानक की हाल तेरा भाई ठीक ठाक है, तो वो टोन्स का बनाना और उससे फिर वो खूबसूरत तरीके से वो पेश किया जाता है। साथ साथ हमने पीटीवी से चूंकि चीज़ें हमने जब की हैं, तो हमें यह है कि किसी सेंसरशिप का ये नहीं होता था कि हमें ये है कि इसमें ये गलत हो जाएगा या ये सही हो जाएगा। आज जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उसमें भी आज भी हम ऐसे ट्यून हुए हुए हैं कि हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं मेरा ख्याल है दिस इज रॉन्ग, तो क्योंकि हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते लोग, कुछ से एक्सपेक्ट करते थे कि ये इतना शरीफ कैसे हो गया, ये इतना नफीस बात कैसे कर रहा है। इवन मैं तालीम बालिगा की आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे उसमें था कि उसने कहा कि जी वो वजीर आजम, उसने कहा अरे ये वाव कहाँ गायब कर दिया, ये तो वजीर तालीम, और उनका वाव उठा दिया, अरे कम वक्त क्या किया, ज़ेर तालीम हो गया। तो वो सोचे कितनी सी चीज़ है ये, और बिल्कुल मफ़हूम बदल गया। और 40 साल के बाद आज भी उसको जब 50-50 या और स्किट्स में किया जाता है, तो वो उसका कमाल हो जाता है। अच्छा, वर्ड प्ले बड़ा होता था उस वक्त, मुझे लगता है वर्ड प्ले बहुत होता था, जो कि आजकल तो बिल्कुल होता ही नहीं है। नहीं, वो देखिए वो जुगत वाली जो एक कॉमेडी है ना, वो तो हमारा वो अलग कल्चर है, बिल्कुल है, और वो भी मज़े की होती है, वो भी है, उसका भी मज़ा अलग है। हम शायद, मेरा ख्याल है कि हम उसको हजम नहीं कर पाते, क्योंकि टिपिकल भी है, ज़रा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम पंजाबी में, इवन सिंधी में तो चले उस टाइप की कॉमेडी होती नहीं है, तो स्ट्रेट होती है, स्क्रिप्टेड जो होती है, लेकिन पंजाबी में तो बहुत है, पश्तो में भी नहीं होती, पश्तो में भी इतना। मुझे तो पश्तो समझ नहीं आती, वरना अगर आती होती तो शायद। भाई मैं देखे ना, मैं जैसे बुलबुले मैंने किया था, तो एक एपिसोड के लिए शेर खान बन के आया था, उसमें मेरी उन्होंने 4 शादियां करा दी। अब उसके बाद करा दी, लेकिन रियल लाइफ में तो इस तरह का कोई, आपके बेटे बैठे रियल लाइफ में तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं। अगले एपिसोड को छोड़ो, उसी में जब खत्म हुआ तो वही बीवियों में जिनमें से एक जो थी बुर्के में, वो मर्द था, जो बन तो गए थे ना साथ, वो तीनों ने कहा अयाज भाई आपके साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा, दफा हो जाओ। अच्छा, आजकल आपको कौन से कॉमेडियन जो अभी जो है कोई कॉमेडी कर रहे हैं वो आपको पसंद हो? देखिए मैं जिनके साथ मैंने काम किया भी, या जिन्होंने मुझे बुलाया था, ताबिश ने बुलाया था, ताबिश ने जियो पे वहाँ लाहौर बुलाया, और उसके बाद मुझे अच्छी क्या बात लगी कि उसने कहा कि मेरे वालिद आपके फैन थे जी। ताबिश का ज़ौक़ बहुत अच्छा है, हाँ है, और बड़ा बहुत एक उसका जो अंग है ना, एक जो बोलने का एक अंग होता है, उस अंग की टोन्स हैं। आप जहाँ बैठी हैं, आप अभी जिस जगह हैं, आप उसी टोन में, उसी बाउंड्रीज में रहेंगे। उसमें है, शरारती भी है और मज़ेदार वो बातें भी करता था। तो वो जो शुरू में करते हैं ना, तो हम मुझसे कहना यार पे कोई शेर बता दें, कहना अपनी तरफ से आपने कोई क्वेश्चन करने तो पहले मैं कहा नहीं यार आप जो चाहे करें, मैं कवर कर लूँगा। तो वो उसमें क्वालिटी है और मुझे अच्छा लगता है। जो और 2-3 हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उसने बड़ी जल्दी हाँ, बिकॉज देखिए जहानत की बात भी होती है ना, तो ज़हीन होना भी एक जो है वो इसकी प्री रिक्विजिट है। फिर वो सेम प्रोफेशन है, वो भी इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर हूँ। एग्जैक्टली। सो ना ये एक हम लोग का अलमिया है, हमारी फील्ड का अलमिया है, बिकॉज हमारी फील्ड शो एंड टेल से रिलेटेड है, ठीक है, शो बिज की दुनिया। तो लगता है कि वो सिर्फ सतही चीज़ है और लोग हमें जो है वो कम अकल समझते हैं कि हमने कुछ पढ़ाई नहीं की हुई। ये माशाल्लाह फुल ब्राइटर है, ठीक है, मैं स्कॉलरशिप होल्डर हूँ, मैंने MPhil तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग सारे जो यहाँ बैठे हैं ना, ये एजुकेशन में काबिल फाजिल हैं। बिकॉज
शालिनी ठीक ने है। यही कहा कि ज़हीन होना, बेशक आप वो तालीम याफ्ता तौर पर ज़हीन हो या वैसे ही ज़हीन हो, हाँ। क्विक विटेड, और स्पेशली जो कॉमेडियंस हैं उनको तो क्विक विटेड होना और जरूरी है कि एक्सपोजर, एक्सपोजर होना बहुत जरूरी अच्छा, है। हमारा कुछ भी कर लें, हम अपने टोन्स और अपनी एजुकेशन और अपना बैकग्राउंड, इन सारी चीज़ों को लाते हुए, मैं क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, मैं डायरेक्टर था बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में। अच्छा। तो वो मुझे क्या है कि मुझे सबको कैरी करके चलना। फिर मेरा अपना इमेज ऑप्टिक के नाम से बिजनेस है ऑप्टिकल का, उसको भी मेरे 32 ईयर्स हो गए। जब शोबिज लोगों ने शुरू नहीं किया था, शोबिज करते थे और बिजनेस नहीं था। अच्छा। फिर जुनेद ने बनाया, फिर उसके बाद एजाज ने बनाया, तो वो भी मैं इतना पुराना वो कर, तो मेरा बस ये था कि यार मल्टीपल आप काम, कौन कहता है कि 3-4 काम इकट्ठे हम नहीं कर सकते। देखें आप भी करती हैं, आप देखें एक्ट भी करें, आप कंपेयरिंग भी करें। कंपेयरिंग का जो कभी आपको इतना अच्छा लगता होगा, आप सोचते होंगे मैं सिर्फ कंपेयरिंग करूं, लेकिन वो हमारा जो एक अल्लाह ने अगर सारा टैलेंट दिया तो उसको यूटिलाइज करें। हाँ, हर तरह की चीज़। और टैलेंट से बात याद आती है कि इन्होंने इतनी खूबसूरत जुनैद भाई की एक नात सुनाई थी, तो मंशा वो एक और नात है जो हम सबकी बहुत फेवरेट है, अगर उसके भी कुछ अशार आप सुना दीजिए। जुनैद भाई की नात है एक, जो आप पढ़ भी चुके हैं आई थिंक, मोहम्मद करो, मेरा दिल बदल दे। मेरा दिल बदल, जी जी, जी। अच्छा। चले मैं वो प्लीज उसके चंद अशार हमें सुना दीजिए जी। बिस्मिल्लाह। पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे मेरा, गफलत में डूबा दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे मेरा, गफलत में डूबा दिल बदल दे मेरा, दिल बदल दे मेरा, दिल बदल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। और ये बात जो आपने की ना, ये बड़ी इसी के हवाले से हमारा जो आज का मौजू है, अपने आप को बदल देना और बेहतरी की तरफ ले आना, और यही सबसे बड़ी नेमत है। और ये हर किसी को मयसर भी नहीं होती। जाते जाते अयाज साहब, पहले तो मुझे पता है कि हम एक शो शुरू करना चाहते हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द शुरू करना चाहते हैं। जी 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 करेंगे। और वो चीज़ हम रिपीट करना चाहते, वापस लेकर आना चाहते हैं जो हमारी पहचान है, ठीक है, हमारी रियलिटी की अक्कासी करना। आप रेफर्मेशन के हवाले से, इस्लाह के हवाले से अगर हमारे ऑडियंसेस को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या होगा? मेरा पैगाम ये है कि अगर हम गौर करें तो हमारी ज़िंदगी मैक्सिमम कितनी है और कितनी हम गुजार चुके हैं, और अगर हम उसका ये सिर्फ फैसला करते हैं ख़ुद से, तो मेरा ख़्याल है बीइंग ए मुस्लिम हम में बहुत सी जो ख़ामियाँ हैं, हम उन ख़ामियों को छोड़ के और अगर सिर्फ अपनी खूबियों को देखें तो उनकी तादाद बड़ी कम है। सबसे पहले अखलाकियात है, बर्दाश्त है। अभी मैं ज़ाहिर परसों आया हूँ तो मैं कई चीज़ों पे मैं सोच रहा था कि हमसे कितनी गफलत होती है, हमारी नमाज़ें रह जाती हैं, हम लोगों के कितना काम आते हैं। हमें पता नहीं है कि हम सारी नेकियां तो नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा सिलसिला रखा है कि हम में से ना बस कोई हमसे कुछ एक अच्छा काम ले ले, ऐसा काम ले ले जो हमारी बख्शिश का सबब बने। तो मेरा ये पैगाम है कि इसकी कोशिश करें, सारे कोशिशें, सारे काम सबको राज़ी कर रहे हैं और अल्लाह को राज़ी नहीं कर रहे जो हमारा खालिक है, मालिक है, उनको राज़ी करने की कोशिश करें, अल्लाह में राज़ी हो जाते हैं। आंसू निकालने बहुत ही खूबसूरत बात है। और अल्लाह में राज़ी होते हैं हुकूकुल इबाद से, औरों के लिए काम आने से। आप अपनी इस्लाह, चैरिटी बिगिन्स एट होम से होती है, हमेशा अपने आप से होती है, लेकिन फिर वो आप
फॉरवर्ड लेके जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने खूबसूरत दो नाते आपने जाले को कंपटीशन दे दी। बड़ा हम ढूंढ रहे थे कोई ऐसा शख्स जो जाले को जो है ना कंपटीशन दे दे, लेकिन आप दोनों ने बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी पढ़ी है नात। फील की बात है। जी जी जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, थैंक यू। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पे। हमारे पास इस वक्त एक रिलीजियस स्कॉलर मौजूद हैं, इरम ज़िया। वेलकम टू आवर शो। और हम दोनों होस्ट की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक आप दोनों को भी, आपकी पूरी टीम को, आपके चैनल को और आपके तमाम देखने वालों को। थैंक यू उनकी तरफ से भी मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ आपका। अच्छा, मुझे दो चीज़ें, एक तो आज जुम्मतुल विदा है, 27वीं की शब है, एंड देन अभी आपने ही जिक्र किया कि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था इस्लामिक इस डे पे। सो उस हवाले से कुछ शेयर कर दीजिए। पाकिस्तान सब हिलाली परचम, अगर मैं शुरू ही यहीं से करूँ जी। शब तो हमने मना ली जी, क्योंकि थर्सडे को आज जुम्मतुल विदा है, 27वां रोज़ा है जी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सब हिलाली परचम का जो तोहफ़ा है वो हमें 27 रमज़ान को दिया जी। और देखो, अल्लाह जब नेमतें देता है ना तो उसके लिए कुछ ख़ास दिन चुन लेता है। पाकिस्तान का वजूद हर पाकिस्तानी के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में आबाद हो, रहमत भी है, नेमत भी है, बरकत भी है, तहफ़्फ़ुज़ भी है। तो ये जो सब हिलाली परचम की चादर है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वी ब्लीड ग्रीन, क्योंकि हमारी जो निस्बत है ना वो गुंबद खिजरा से है। सरकार अलैहिस्सलाम का रोज़े मुबारक सब्ज़, हमारा परचम सब्ज़। तो हर पाकिस्तानी की ये सोच होनी चाहिए कि वी ब्लीड ग्रीन, उस निस्बत की वजह से। तो इस परचम का जो साया है, कोशिश भी ये करें, दुआ भी ये करें कि ये हमारे सरों पे हमेशा ऐसे ही कायम रहे, क्योंकि इसी की वजह से हमारा नाम है, इसी की वजह से हमारी इज़्ज़त है। और अब वो वक्त आ गया ऑनेस्टली कि हम ले तो बहुत चुके अपने मुल्क से, अब देने की बारी है। अब हमारे वतन को ज़रूरत है कि हमने जो कुछ भी इससे सीखा है, लिया है, जो मुकाम इसने हमें दिया है, अब हम उसमें से थोड़ा थोड़ा करके इसको वापस करें, ताकि इसकी जो शान है जी और जो सब हिलाली परचम है वो यूं ही चमकता दमकता रहे। जुमे का दिन है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दिन आप लोगों को, मुझको, हमारे देखने वालों को, अहले पाकिस्तान को, अहले आलम इस्लाम को बहुत ज़्यादा मुबारक करे। आमीन। देखो, जुमे का जो दिन है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा तरीन दिन है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन को तमाम दिनों का सरदार बनाया। ईसाई जो थे वो संडे को इबादत किया करते थे जी। अहले यहूद जो थे वो सैटरडे को किया करते थे। तो अब इनके दिनों के बाद कोई दिन आता, अल्लाह के महबूब के लिए वो मेरे रब को गवारा नहीं था। इनके दिनों से पहले जुमे का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेके उन्हें दुनिया में भेजने से लेके उनको दुनिया से वापस बुलाने तक, इवन क़यामत भी जुमे के ही दिन आएगी। तो जुमे का जो दिन होता है ना वो बहुत बड़ा दिन होता है। उसमें एक ऐसी साथ होती है कि जब आपकी मांगी हुई दुआ जी हर हाल में कबूल होती है, लेकिन नेमत ऐसे नहीं मिल जाती। यू हैव टू फाइंड इट। जैसे ताख रातें हमने कल 27वीं शब गुजारी, तो आपको ढूंढनी है ना। अब आपको जुमे के दिन वो साथ भी ढूंढनी है, जिसका सबसे आसान तरीका ये है कि इस्तिग़फ़ार की तस्बीह जी और दरूद शरीफ वो आप अपना पढ़ते रहें। आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं और अल्लाह से चुपके चुपके, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि सरगोशियाँ किया करें, अल्लाह से गुफ्तगू किया करें। कोई बात दिल की हो, सबसे पहले अल्लाह से कहें। हदीस भी यही है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें जूते का इंसोल तस्मा भी चाहिए ना, तो पहले अल्लाह से मांगो, फिर उसकी कोशिश करो। तो ये हमारा एक होना चाहिए जुमे को, हमारा ये रवैया। अच्छा, अब लोग एक ये सवाल बहुत करते हैं, हो सकता है तुम लोग के भी जहन में हो, कि जुम्मतुल विदा की क्या इफादियत है? एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब अगर हम वैसे देखें तो इसकी इफादियत सिर्फ ये है कि दिस इज़ द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। प्रिसाइसली। अदरवाइज जितने भी जुमे आए, हाँ जी। 4 जुमे आए, 5 जुमे आए, 3 जुमे आए रमज़ानुल मुबारक में, उन सब की अहमियत एक ही होती है। क्योंकि जुमे की अहमियत है कि जुम्मतुल विदा को हम इसलिए थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं कि अब रमज़ान रुखसत हो रहा है, अब ये नेमतें, ये रहमतें, ये बरकतें, ये खुलूस। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, एक आम देखने की बात है कि कुछ लोग इस महीने में रिश्वतें लेना छोड़ देते हैं, चाहे बाद में शुरू कर दें, लेकिन कहते हैं नहीं इस महीने नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारे गुनाहों को जो या गलतियों को वो कर रहे होते हैं वो उसको रोक देते हैं, वो कहते हैं नहीं हम अभी नहीं करेंगे। कुछ उसमें से
ऐसी कबूल हो जाती हैं कि फिर वो उस तरफ जाते ही नहीं है जी। कुछ वापस पलट जाते हैं। वो मेरे रब की मर्जी है और वो एक दिल का सौदा है कि किसी ने अपने रब से किस तरीके से वो चीज़ तलब की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको किस तरह दी। तो जुमे की अहमियत वही है जो पहले जुमे की भी है, लेकिन एक जज्बाती लगाव रमज़ानुल मुबारक के रुखसत होने से वो है। इसमें वाबस्ता हो जाता है कि यार अब रमज़ान का यह आखिरी जुमा आ रहा है कि जिसमें जुमा भी है और रमज़ान भी है, तो इसलिए हम इसमें थोड़े से आई मस्ट से सेंटिमेंटल हो जाते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है, ठीक है, और वो सवाल हमारे दो टॉपिक्स हैं आज के। एक तो माफ़ करना, माफ़ कर देना और ख़ुद को भी माफ़ कर देना, ठीक है, वो अपने अंदर ये ढूंढना चीज़ के कैसे हम अपने आप को माफ़ करके इस्लाह करें अपनी, जो आपने अभी जिक्र भी किया कि हम रमज़ान के महीने में ये कोशिश करते हैं कि बुरे काम जो हमें पता है कि वो बुरे काम है, लेकिन हम उसको उसी वक्त रोकेंगे और बाद में शायद उसकी शुरुआत दोबारा हो जाए, कुछ लोग नहीं भी करते। और दूसरा है रेफर्मेशन, जो उसी हवाले से ही है, इस्लाह के हवाले से। सो ये माफ़ कर देने की क्या अहमियत है इस्लाम में? क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि हम इंसान वैसे ही गलतियों का पुतला है, हम तो खुद ही सीख रहे हैं, तो अगले को हम क्या बताएं और क्या सिखाएं? हमने जो सीखना है वो अल्लाह की ज़ात से है और कुरान से है, ठीक है, मोमिन होने के नाते। सो मुझे बताइए कि इसकी अहमियत क्या है, माफ़ कर देने की अहमियत? देखो, माफ़ कर देने से बड़ी खूबी किसी के अंदर कोई नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे रब की सिफत है जी। सबसे बड़ा माफ़ करने वाला वो है कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जगह इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दीजिए, मेरे बंदों से जी, कि अगर अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हो तो मेरी रहमत से मायूस ना होना, ला तक़नतू, मेरी रहमत से मायूस ना होना। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह की रहमत एक बेकरार समंदर है और अल्लाह कहते हैं मेरे बंदों के गुनाह मेरी नज़र में उस समंदर पे एक दरख्त के ऊपर बैठी हुई चिड़िया की चोंच में वो एक छोटा सा तिनका है। तो अल्लाह की रहमत तो वो समंदर है और बंदे के गुनाह वो चोंच में एक छोटा सा तिनका है। और अल्लाह को माफ़ी मांगने वाले लोग इतने पसंद हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि खुदा की कसम, अगर तुम माफ़ी मांगना, गुनाह करना छोड़ दो जी, तुम गुनाह ही ना करो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें हलाक करके तुम्हारी जगह ऐसे लोग पैदा करेगा कि जो गुनाह करेंगे और अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे। मैं यहाँ तुम्हें अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक बहुत अच्छा मुझे वाक़या लगता है कि बारिश नहीं हो रही थी, सारे लोग बैठे थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेके कि अल्लाह मियाँ से बात करो, बारिश क्यों नहीं हो रही है। हज़रत मूसा ने अल्लाह मियाँ से रुजू किया, उन्होंने कहा कि मूसा, इन लोगों में एक इतना गुनहगार मेरा बंदा बैठा है कि जब तक वो बैठा रहेगा मैं माफ़ी नहीं दूंगा, बारिश नहीं होगी। हज़रत मूसा ने आगे कहा, तुम में से कोई एक शख्स ऐसा है वो उठ के चला जाएगा, बारिश हो जाएगी। अब थोड़ी देर गुजरी थी कि बारिश होगी। हज़रत मूसा परेशान, लोगों ने कहा मूसा तुमने तो आके ये कहा था कि बारिश नहीं होगी, गुनहगार बंदा बैठा है, ये तो बारिश हो रही है। हज़रत मूसा ने जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा, अल्लाह ने कहा कि मूसा, जब मेरा वो बंदा इतना गुनहगार था तब भी मैंने उसका नाम तुम्हें नहीं बताया था, और जब तुमने जाके ये कहा तो उसने मुझसे, मैंने कहा ना अल्लाह से चुपके चुपके सरगोशियाँ करो कि मेरे रब, मैंने आज तक गुनाह किए, तूने कभी जाहिर नहीं होने दिया, तो आज भी मेरी लाज रख ले, मैं सच्चे दिल से तुझसे तौबा करता हूँ कि मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा, मुझे तू माफ़ कर दे। तो उसकी ऐसी दुआ उसके दिल से निकली कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन से पेशतर वो बारिश बरसा दी। इसी तरीके से बनी इसराइल का एक आदमी जिसने 99 कत्ल किए थे, तो उसको एहसास हुआ ना, गिल्ट हुआ कि यार मैंने इतना किया। एक आदमी से उसने पूछा, अच्छा बताओ मुझे माफ़ी मिलेगी? उसने कहा नहीं, इतने कत्ल कर चुके हो, अब क्या माफ़ी। उसने उसे भी कत्ल कर दिया। उसने कहा जब 99 किए तो 100 हो गए क्या। फिर आगे बढ़ा तो किसी शख्स ने कहा कि तुम उस बस्ती की तरफ जाओ, वहाँ बहुत नेक लोग रहते हैं। अब क्योंकि उसके दिल में कहीं ये खलिश आ रही थी कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, बस बहुत हो गए गुनाह, अब वो उस बस्ती की तरफ बढ़ा और मर गया। अब फरिश्ते आए कि ज़मीन को नापे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ज़मीन खिसक गई। अल्लाह मैंने कहा कि ये जहाँ गिरा हुआ है, अगर वो नेकोकारों की बस्ती की तरफ जगह है तो इसको बख्श दो, मतलब मैं बख्श दूंगा, और अगर उस जगह है कि जो नेकोकार नहीं थे, लेकिन अल्लाह की कुदरत इतनी बड़ी है कि वो उस जगह से अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन खिसक गई और वो उस जगह के नज़दीक हो गया। तो देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना हमारी कितनी गलतियों को माफ़ करता है, दिन रात माफ़ करता है।
हमें पता भी नहीं चलता सुबह से लेकर शाम तक के जाने अनजाने में हम कितनी गलतियां कर बैठे, और वो है कि रोज़ माफ़ करता है। तो क्या उसका बंदा होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि जो हमसे गलती करे हम उसको माफ़ करें? बेशक। और इसमें मैं हमेशा अपने देखने वालों को कहती हूँ, घर से शुरू करें। जो आपके ड्राइवर्स हैं, जो आपके गार्डनर्स हैं, जो आपकी मेड्स हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि दूसरों की गलतियों पे पर्दा डालना कितना ज़रूरी है? आजकल हम देखते हैं कि मीडिया पे अगर कोई स्कैंडल होता है तो लोग फॉरवर्ड करके दूसरों को दिखाते हैं, कह के मारते हैं, हंसते हैं उस पर और इन्जॉय करते हैं उसको, और उसको गलत नहीं समझा जाता। तो दूसरों की गलतियों पे पर्दे डालने के बारे में इस्लाम क्या कहता है? दूसरों की गलतियों पे जो पर्दा डालते हैं वो अल्लाह के बड़े नज़दीकी लोग होते हैं, उनके राब्ते अल्लाह से बड़े जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारी गलतियों के ऊपर पर्दा डालता है जी। अगर अल्लाह आज मेरी गलतियों को खोल दे दुनिया के सामने तो शायद कोई शख्स मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करे। ये हम जानते हैं कि हम कितने कितने पानियों में हैं। हमारे पास मिजाज अब ये बन गया है कि बस किसी की कोई कमज़ोरी हाथ में आ जाए तो उसको सरेआम कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नापसंद फरमाया है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुमसे कोई गलती या कोई गुनाह भी हो जाए ना तो अल्लाह से माफ़ी मांग लो, किसी बंदे से डिस्कस मत करो, उसका गवाह पैदा ना करो। अच्छा, खुद उसके बारे में लोगों को ना बताओ। कि मतलब ये तक हुआ है कि सरकार अलैहिस्सलाम के ज़माने में अगर किसी सहाबी से कोई गलती होती थी, वो हज़रत अबू बकर के पास आए, हज़रत अबू बकर ने कहा इसको रहने दो। जब उन्हें सुकून नहीं मिला क्योंकि शायद वो इतने गिल्ट में थे, वो हज़रत उमर के पास गए जी। हज़रत उमर ने भी पहले उन्हें कहा रहने दो, लेकिन उन्होंने दोबारा हज़रत उमर से कहा, तो फिर हज़रत उमर उन्हें सरकार अलैहिस्सलाम के पास लेके गए थे और फिर उस पर उन्हें उसकी सज़ा मिली थी। तो देखो बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर्दा डालने वाले को पसंद फरमाता है। और एक चीज़ मैं यहाँ तुम लोग के प्रोग्राम के ज़रिए नाज़रीन को ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखो हमारी आदत है, कोई अच्छा मैसेज आया हमने फॉरवर्ड किया, कोई बुरा मैसेज आया हमने फॉरवर्ड किया। कभी कभी हमारे जहन में बैक ऑफ माइंड में होता भी नहीं है। हाँ। कोई बुरा मैसेज होता है, किसी के बारे में कोई बात होती है, हम खट से यार तुमने ये देखा, ये किया, अच्छा ये देखो ये क्या चीज़ है। वो कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट। आजकल हम सोशल मीडिया पे ना वो काम कर रहे होते हैं जी। अब हुआ क्या, हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, उस चेन में तुम भी शामिल हो गई। फ़र्ज़ करो अच्छाई फैलाने वाली है, इस दुनिया में हम मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो क्योंकि एक अच्छी चीज़ फॉरवर्ड की थी, अब वो जब तक सर्कुलेट कर रही है वो सदका जारिया बन के वहाँ रोशनी कर रही है जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक दुनिया से जाने वाला शख्स अल्लाह से क्या फरियाद करता है? वो ये नहीं करता कि मेरे रब मुझे दुनिया में भेज, मैं नमाजें पढ़ूंगा, मैं रोज़े रखूंगा। वो कहते हैं मेरे रब मुझे दुनिया में भेज, मैं सदका करूंगा, क्योंकि सदका सबसे ज़्यादा काम आता है। तो ये भी सदका जारी है कि आपने एक अच्छी चीज़ सर्कुलेट की। इसी तरह अगर हम कोई बुरी चीज़ें सर्कुलेट करते हैं तो वो भी हमारे बात अगर सर्कुलेशन में है तो उसका गुनाह हमें मिलता रहता है। तो किसी की भी चुगली खाने से बेहतर है अगर आपको पता भी चल गया है, आप अल्लाह के लिए खामोश हो जाए, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सिर्फ आप अपने थोड़े से एंजॉयमेंट के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, मेरा थोड़ा सा इसका दूसरा पहलू का सवाल होगा, और वो ये है कि जैसे आपने कहा कि अगर आपकी भी कोई गलती है तो सरगोशी में आप अपने रब से जो है उसकी माफ़ी तलब करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आपसे कोई गलती होती है तो आप उसका एतराफ़ करें और अकाउंटेबिलिटी लें, बिकॉज़ हमारे माशरे में अकाउंटेबिलिटी लेना जो है ना वो लोगों को आता ही नहीं है। तो कभी देखिए सरेआम हो जाती है गलतियाँ, हम लोग जैसे मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, ठीक है, और उसमें जो है हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने और ऑडियंस के सामने कर जाते हैं, और अगर उस गलती को हम मान लेते हैं, उसकी माफ़ी हम मांग लेते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल बन जाते हैं कि कोई मसला नहीं है, अगर हो गई है आपसे गलती तो उसकी इस्लाह भी जो है वो मुमकिन है। क्योंकि आज हमारे शो का ये मकसद भी यही है, लोगों तक ये बात पहुंचाना। रेफर्मेशन के हवाले से हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट भी आए थे जो जेल में लोगों के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो उनसे भी हमने यही सवाल पूछा था कि ऐसे लोग जिनको जेल हो गई है, जिनको सज़ा मिल रही है, उनके गुनाह इस किस्म के थे, उनके कानून के ख़िलाफ़ थे, तो वो भी रिफॉर्म हो सकते हैं क्या नहीं? तो इस मामले में आप क्या कहेंगे इस पे? देखो अब ये दो बातें होंगी ना, एक गलती वो होगी जिसका दुनिया को नहीं पता। जी, मैंने उसके बारे में तुमसे कहा कि वो तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान का वास्ता है, उसको दुनिया में गवाह मत बनाओ। एक वो गलती हुई है जो मुझसे सरेआम हुई है, मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, मैंने किसी को कोई बुरी बात कह दी, मैंने किसी का दिल दुखा दिया। अब मुझे चाहिए, क्योंकि अब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं मेरे दायरे में से निकल के, हुकूकुल अल्लाह से निकल के वो हुकूकुल इबाद में चली गई। जी, अब जब तक मेरा बंदा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, मैं माफ़ नहीं करूँगा। तो उस वक्त ज़रूरी है
कि तुम उस बंदे से माफ़ी मांगो, और अगर तुमने उसकी बेइज्जती 10 लोगों के सामने की है तो 10 लोगों के सामने माफ़ी मांगो। अगर 100 लोगों के सामने की है तो फिर ज़र्फ इतना बड़ा होना चाहिए। देखो फ़िरौनियत अल्लाह को पसंद नहीं। बिल्कुल। वो एक बड़ा प्यारा शेर है ना कि सिर्फ फ़िरौन पर ही मुश्तमिल नहीं अना परस्ती। जी, सिर्फ फ़िरौन पर ही मुश्तमिल नहीं अना परस्ती, मैंने हर शख्स के तेवर में खुदा देखा है। तो जब बंदा खुदा बनने की कोशिश करता है ना, तब वो ना माफ़ी मांगता है और ना वो माफ़ करता है। बेशक। फिर अल्लाह उसके दिल के ऊपर एक वक्त आता है कि वो जो पैदाइश के साथ हर दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता होता है, छोटा सा। जब हम बड़े होकर गलतियां करते हैं और माफ़ी नहीं मांगते, वो नुक्ता फैलने लगता है। जब हम रुजू करते हैं, अल्लाह की तरफ जाते हैं, वो सिमटता है। लेकिन जो लोग नफ्स अम्मारा के मारे हुए होते हैं, जो बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगते, जो माफ़ नहीं करते, जो पलटने ही नहीं चाहते, एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह उनके दिलों को स्याह करके, कुरान में है कि फिर अल्लाह वहाँ पे कुफल लगा देता है। दैट इज़ द टाइम जब दिलों के ऊपर कुफल लग जाता है और नफ्से अम्मारा का वो शिकार हो जाते हैं और उनको ये एहसास ही नहीं होता कि मैं गलत करता हूँ। जी। तो ये वाली बात है जो तुम कह रही हो कि अगर आपने पब्लिकली किया तो ये आपका ज़र्फ है और होना चाहिए, ताकि दूसरे भी उससे सीखे कि यार मैंने सबके सामने किया, मैं माफ़ी मांगूंगी। और अगर अकेले में कुछ हो गया तो वो अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। लेकिन देखो, हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि अल्लाह से कभी भी फ़र्ज़ी माफ़ी ना मांगो। वो ये दुआ करती थी कि या अल्लाह मुझे फ़र्ज़ी माफ़ी मांगने से बचाना। फर्जी माफ़ी मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर की माफ़ी। अच्छा। आपका दिल उसमें इन्वॉल्व नहीं है। आप दिल से, जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा गुनाह करके फिर कहते हैं हज कर लेंगे और बस अब अगर फ़र्ज़ करो हम तीनों बात कर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ बताऊं और मैं कहूँ यार अल्लाह मुझे माफ़ करे, क्यों माफ़ करे अल्लाह, मेरा तो दिल उस चीज़ पे राज़ी ही नहीं है। मैं उसको जानती नहीं हूँ। अब अगर हम इस वक्त अपने मुमलिकत पाकिस्तान को देख लें, जी, हम आए दिन देखते हैं सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही होती हैं। आज मैं खबर मेरी नज़रों के सामने से शायद 2-3 दिन पुरानी है, गुजरी, कि एक खातून को उसके शौहर ने इतना मारा और मार मार के उसकी दोनों टांगें तोड़ दी। ठीक है, बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है, मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत लोग बहुत परेशान हैं। तो कभी कभार मैं ये तमाम चीज़ें देखती हूँ ना तो मुझे जंगल याद आ जाते हैं। और फिर मुझे एक नज़म है छोटी सी विच आई वांट टू शेयर हियर कि सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जब शेर का पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, घने दरख्तों की छांव में जाके सो जाता है। सुना है तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़ के कौवे के अंडों को थाम लेती है। सुना है घोंसले से जब कोई बच्चा गिर जाए तो सारा जंगल जाग उठता है। सुना है नदी के पानियों में बिये के घोंसले का रंग छलकता है तो नदी की रुपैली मछलियाँ उसको अपना पड़ोसी मान लेती हैं। सुना है जंगल में जब कोई बाढ़ आ जाए या पुल टूट जाए तो गिलहरी, शेर, सांप, बकरी एक तख्ते पे सफ़र करते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, खुदावन मुनसिफ़ अकबर मेरे मुल्क में भी जंगल का कोई कानून नाफिज कर। तो बात यह है कि जंगल का ही क्यों ना हो, एक कानून होना चाहिए। बेशक हमें उसके तहत चलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी कानून है। बेशक तो उसका कानून यही है कि अगर तुम किसी का दिल तोड़ रहे हो, मेरे पास आने से पहले जोड़ के आना, वरना वो माफ़ नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा। फिर क़यामत के दिन जो हिसाब होगा तो तुम्हारा सब कुछ उसके पास जाएगा। और जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो अफसोस की बात यह है कि फिर उसके गुनाह तुम्हारे पास आ जाएंगे। शुक्रिया आपका बहुत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पे। आज जो हमारा मौजू है वो है रेफर्मेशन। और मंशा मुझे माफ नहीं कर रहे हैं, कि मुझे एलर्जीज हो रही हैं, मुझे काफी बस कर दो जाले। काफ़ी देर से जाले जो है, और जाले को ज़रा रोती ज़्यादा है जाले, तो मैं बार बार ऐसे मुड़ के देखती हूँ कि जाले फिर से तो रोना शुरू नहीं हो गई। एलर्जीज हो रही है, एलर्जीज हो रही है जी। हमारे पास एक डॉक्टर मौजूद है, वो हमारी मेरी एलर्जीज का कुछ कर सकते हैं किसी और? नहीं, हमने उनको किसी और काम के लिए बुलाया है यहाँ जाले। हम क्योंकि रेफर्मेशन की बात कर रहे हैं तो उसका एक बहुत एक हिस्सा है माफ़ कर देना, अपने आप को माफ़ कर देना, दूसरों को माफ़ कर देना, और उसका भी बड़ा एक हीलिंग प्रोसेस है। डॉक्टर वजाहत, वेलकम टू आवर शो अगेन। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और जुम्मतुल विदा की बहुत बहुत मुबारकबाद हुआ। जी जी, खैर मुबारक, और अल्लाह ताला हमारी नमाजों को, इबादत को कबूल फरमाए। और बड़ा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि रमज़ान में मैं पेशेंट्स के साथ भी हेल्प लेता हूँ रमज़ान के जो हमारे इस्लामी अकायद हैं, किसी को बेहतर करने के लिए, किसी की काउंसलिंग करने के लिए। अमूमन लोग
आ रहे हो, मैं भी आप बोली शुरू ही हो गया, दरअसल बातें दिमाग में इतनी आ गई थी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहे, हम चाह रहे हैं, आपको नहीं पता हम खुद बोलते हैं, थक जाते हैं, तो आप जरा बोल लें, कोई हमें बुरा नहीं लगेगा। होस्ट को कोई अच्छा गेस्ट मिल जाए ना, ये भी बड़ी नेमत होती है। बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। हाँ जी। अब जो एक एक अल्फाज के जवाब दे रहे होते जी 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 जी, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैरी ऑन। अमूमन जब पेशेंट ठीक हो रहा होता है अमूमन जो पेशेंट ठीक हो रहा होता है, मेडिसिन ले लेता है, थेरेपी में आता है, अब वो कहता है कि मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँ। तो मैं दवाइयों के अलावा मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आप पुरानी चीज़ों को भूलें, खास तौर पे उस पास्ट को भूलें जो आपको टॉक्सिक फील देता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके साथ कोई रिलेशनशिप का इशू था या कुछ भी था, तो इसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट आता है, वो ये कि दूसरों को माफ़ कर देना। कि बाज़ औक़ात हम किसी भी वजह से इतनी हार्श फीलिंग्स रख के बैठे हुए होते हैं दूसरों के लिए, उसने मेरे साथ ये किया, और उसके बाद और जितनी बार भी वो याद करता है वो स्ट्रेस आउट होता है या वो एंशियस होता है। तो माफ़ कर देना या किसी को भूल जाना, मतलब चलो हुआ, 2 दफ़ा करो, अल्लाह ताला बड़ी ज़ात का मालिक है, मेरी क्या हैसियत है, जब अल्लाह हमें माफ़ कर सकता है, तो समथिंग लाइक दैट। फॉरगिव एंड फॉरगेट। या डेफिनेटली फॉरगेट करना भी बड़ा ज़रूरी है ज़ालत। जी। तो इससे ट्रीटमेंट भी अच्छी होती है और लोगों के अंदर पॉजिटिविटी बहुत तेज़ी से आ रही होती है। अच्छा, ब्रेकिंग द साइकिल कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बाज़ औक़ात हमारा जो ट्रॉमा होता है उसको हम रिकग्नाइज़ भी नहीं करते। हम बचपन में जो चीज़ें देखते हैं, जैसे कि एक वेल नोन फैक्ट है कि जो बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं अपने घर में, दे आर मच मोर लाइकली टू कमिट दैट विद इन देयर लाइव्स। तो इसको रिकग्नाइज़ करना कि हमारा एक बैगेज है जो हम लेके आ रहे हैं अपने बचपन का, और हम सिर्फ चेंज तभी कर सकते हैं, रिफॉर्म तभी कर सकते हैं जब हम उसको रिकग्नाइज़ करें और फिर अपने अंदर वो तब्दीली लाएं। ये पूरा प्रोसेस कितना ज़रूरी है? देखिए, बाज़ औक़ात लोग जो है ना अपने पास ट्रॉमा को एक्सक्यूज़ बना के भी लेके चलते हैं। बिल्कुल ठीक है, किसी के साथ कुछ हुआ और वो उसका अमाउंट इतना था और वो हील किया जा सकता था और वो चाह सकता था कि आगे चीज़ों को बेहतर करे, लेकिन वो कोप नहीं करते और वो करना भी नहीं चाहते। वो उसकी बेस पे एक्सक्यूज़ बना के अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करते जाते हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं कि तुम इतना बुरा क्यों कर रहे हो, जैसे कि ड्रग्स ले रहे हो, जैसे कि डिप्रेशन में हो, जैसे कि देर से क्यों उठते हो, तो अपनी लाइफ को सही क्यों नहीं करते, तो वो लोग बिला दरेग अपनी फैमिली को इल्ज़ाम तराशी करने लगते हैं। मेरी तो टॉक्सिक फैमिली है, उन्होंने हमेशा लड़ाई की है, तुम बताओ मैं क्या करूं, मेरे अलावा इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे बड़ी फाइन लाइन है यहाँ के आप उस एक्सक्यूज़ को या जो भी मामले को ज़िंदगी भर लेके चलें और अपने आप को ख़राब करें, या तो फिर आप उसको थोड़ा सा भूलें भी। और ये नहीं होता कि अब 2 भाई या 2 बहनें, दोनों के एक ही जैसे फैमिली इशूज़ थे, लेकिन एक जो है वो सही चल गई, सारी काम करते चली गई, दूसरी जो है वो अपने आप को वहीं पे अटका के रखी हुई है। तो थोड़ा सा फाइन लाइन को भी समझें। ये नहीं कि आप सिर्फ एक्सक्यूज बना के रख लें और अपने आप को चेंज ना लाएं। चेंज लाना बहुत जरूरी है। सॉरी, मैं बीच में आपके कह रही थी, बट खुद से निशानदेही करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभार लोगों को आईना नहीं कोई दिखा पा रहा होता या खुद नहीं देख पा रहे होते वो आईना। जैसे कि आपने जिक्र किया कि एक ही घर में रहते हुए 2 बहन भाई जो है वो अलग सिमत में जा रहे हैं, दोनों ने वही पास्ट देखा है, दोनों ने वही चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, बट एक ने जो है उसमें बेहतरी देखी और एक ने जो है उसी को एक्सक्यूज़ बनाकर फॉरवर्ड हुआ। सो एक तो मैं ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करती हूँ, आई एम सॉरी मेरा तकिया कलाम बन गया, बट अकाउंटेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। एक अकाउंटेबिलिटी होना और एक इंटाइटलमेंट नहीं होना। लोग इंटाइटलमेंट जो है, ये मैं बस ज़हीन हूँ, मैं मंशा मुझे हर चीज़ वेट कर रही थी। मैं जाले को तंग करती थी, जाले मुझे बहुत तंग करती है, लेकिन मैं भी जाले को तंग करती हूँ। मैं जाले को कहती हूँ कि जो बंदा आता है हमारे शो पे, वो बोलता है जी मैं साइकोलॉजिस्ट, तो कहती है मेरा भी इंटरेस्ट साइकोलॉजिस्ट है। वो बोलते हैं जी वो रहा है, मेरे अब्बू आर्किटेक्ट, मेरे भी अब्बू आर्किटेक्ट, वो खुद आर्किटेक्ट थे, उनके अब्बू नहीं थे जो आए थे, वो खुद आर्किटेक्ट। तो मेरा बस ये बता करके जाने, वो कहेंगे कि मैं कल चांद से वापस आया, तो तुम बोलोगे नहीं आई, मेरा कोई लेना देना नहीं है चांद से, ठीक है, व्हाटएवर। अच्छा, प्रॉब्लम्स, लेट्स कम बैक टू द एक्चुअल मुद्दा। हाँ, बहुत हो गया ना, मेरा मजाक बहुत उड़ गया, और ये ट्रू था, ये बात सारी फैक्चुअल। नहीं, जाने ने साइकोलॉजी पढ़ी है, मैं बोल देती हूँ उसके लिए। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी भी है, मुझे इंटरेस्ट भी है, क्योंकि एक तो हम एक्टर्स हैं और आर्टिस्ट हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट इवन अबाउट साइकोलॉजी, इट्स अबाउट आप अंडरस्टैंड करते हो ह्यूमन साइकी। क्योंकि जब आपने रियलिटी की अक्कासी करनी है तो आप अक्कासी करोगे कब, किस चीज़ की, जब आप खुद ही कन्विंस नहीं हो उसकी रियलिटी से, ठीक है। सो एंटाइटलमेंट की जो बात हम कर रहे थे, वो एंटाइटलमेंट तब आती है जब आपको लगता है ये चीज़ मेरी होनी चाहिए है बट मुझे नहीं मिली, लेकिन आप वो पाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको बस वो दे दी जाए प्लेट में। कि आप पैदा हुए तो ये आपका राइट है, आप इस दुनिया में है तो ये बस मेरी चीज़ होनी थी और मुझे नहीं मिली, तो मतलब मेरे पे बड़ा कोई जुल्म हो गया। और इसी चीज़ से शुरुआत
बात होती है हर चीज़ की। एक एक्सक्यूज है, जिस तरह आप सुनोगे एक्सक्यूजेस बहुत सारे, रैशनलाइजेशन है, मिनिमाइजेशन, इस तरह है एटीट्यूड ऑफ इंटाइटलमेंट। ये पूरा जुमला आप इस तरह कंप्लीट कर लेते हैं कि वो एटीट्यूड बन जाता है कि मुझे तो ये मिलना चाहिए, मेरे साथ तो ये होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए एक अलग पॉइंट है, दूसरा ये कि अगर आप खराब हैं या मेरे साथ मेरा खराबी जिंदगी में बेड़ा गर्क हो चुका है तो वो तो होना था क्योंकि मेरे घर में ये मसला था। ये भी एक एटीट्यूड ऑफ इंटाइटलमेंट होता है, क्योंकि मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरे साथ तो ये मसला है। और डॉक्टर साहब आप भी बताएं। पता है, हाँ जी लेकिन होना नहीं है। पता है, एक्सक्यूज होते ही जब आपको पता हो और आपको ठीक ना करना चाह रहे हो और उसके पीछे बहाने तलाश कर रहे हो, बेशक, तो फिर आपको बड़ी मुश्किल से कोई डॉक्टर या कोई समझदार आदमी उससे निकालता है, जिसको डिनाइल से निकालना कहते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे अक्लमंद लोगों का काम है, जिनका IQ थोड़ा बेहतर होता है, वो फिर समझते हैं। इशारा आपका यहाँ जी हम मेरे ख्याल से कैमरा तीनों को कैमरा थोड़ा जूम हो जाए ना, बिल्कुल नहीं, ये बातें ही करना जहानत की निशानी है, बिल्कुल, वरना कौन करेगा इसके बारे में। मुझे ऑफ हो जाऊंगा, खैर बात बताऊंगा। अच्छा डॉक्टर वजाहत, मेरा जो वापस इस तरफ ही आते हुए, ऑफ ना होते हुए, मेरा जो सवाल है वो ये है कि कौन सी 2-3 चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी का अगर हिस्सा हो तो आपके लिए चेंज होना बहुत मुश्किल होगा। एक तो जाले ने कह दिया कि अगर आप अकाउंटेबल नहीं हैं, उसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं आपकी शख्सियत में जो आपको रोक सकती हैं बदलने से या बेहतरी की तरफ? रेफर्मेशन। सबसे पहले हम लोगों को माफ करना सीखें, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है। अगर मैं ढीठ हूँ तो ही तो फ्लेक्सिबल नहीं होऊंगा ना, तो फिर मैं चेंज भी नहीं लाऊंगा। इसी तरह आपके एटीट्यूड में किसी से नाराजगी है और आप ढीठ बने बैठे हैं, 2 साल बाद भी आप उसके बारे में गलत बात ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप कुछ नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, माफ करना जरूरी है, भूलना जरूरी है। उसके अलावा मैं आपको बार बार बताता हूँ, मेजर फिजिकल एक्सरसाइजेज जो है ना, वो बड़ी अमेजिंग चीज है। अच्छा। उससे आपका बायोलॉजिकली जो केमिकल्स बनते हैं वो आपके मिजाज को बहुत उम्दा करते हैं, आपको बहुत यूफोरिक करते हैं, तो आप ना डैम केयर एटीट्यूड में चले जाते हैं। आपको छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती। हाँ, वो बुरी भी नहीं लगती। आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो थोड़ी बहुत निकल जाती है। और हाँ, ऐसे 3 केमिकल्स हैं, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामिन, जो मैं बोलने नहीं वाली थी, फिर मंशा मुझे कहती, मैं यू नो और वो 3 केमिकल्स जो है ना, वो हमारे शक्ल पे भी आते हैं और हमारे मिजाज पे भी आते हैं। तो वॉक करने में कोई हर्ज नहीं। तीसरी बात ये कि हमेशा लोगों के बारे में ये रखें कि यार दूसरे भी गलती कर सकते हैं, आप खुद से गलतियां करते हैं, लोगों से माफ़ी की तरह तलबगार होते हैं, दूसरों को भी माफ़ करें। अल्लाह ताला, थोड़ा सा रमज़ान वाली बात भी मैं आजकल सोच से कर रहा हूँ कि हमेशा उस चीज़ का इंटाइटल्ड हो जो आप खुद भी कर रहे हो। मतलब अगर आप दूसरों को माफ़ करते हैं तो अल्लाह आपको माफ़ करेगा, आप दूसरों के दिल में रहम रखते हैं तो अल्लाह आपके दिल में रहम रखेगा। बगैर कुछ अच्छा करे, अच्छे के इंटाइटल ना हो, मतलब आप खुद बुरा करते जाएं, गीबतें करते रहें और अल्लाह में से अल्लाह ताला मेरे रास्ते आसान कर दे, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, मैंने तो ये देखा है कि आप जो गलती खुद कर रहे होते हैं, आप दूसरों को ही उस पे जज कर रहे होते हैं। जैसे कि पार्टी पे सब खड़े हुए हैं और एक दूसरे की तरफ जो कमेंट्री होती है कि देखिए उसने क्या पहना हुआ है, खुद बेशक आपने जो कुछ पहना हुआ हो, या वो क्या कर रहा है, खुद बेशक जो आप कुछ कर रहे हो, तो जो जिस गुनाह में आप खुद मुब्तला है, आप दूसरों को उसी गुनाह पे जज कर रहे हैं। दिमाग में तो वही चल रहा है ना कि मेरे अंदर ये कमी है, तो आप दूसरे क्या ढूंढ लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कम हूँ, तो आप यकीनन दूसरों में भी कमियां ढूंढते हैं, वही चीज देखते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं उसको हल्का सा, लेकिन पूरी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन दिस इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्शन कि मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं, मुझ में जो कमी है, वो मैं किसी और पर रख के किसी तरह बयान कर दूं। और थोड़ा सा ये कोई अनकॉन्शियस टाइप होता है, ये कोई आप जानबूझ के नहीं कर रहे होते। अच्छा, ये अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस, बिकॉज़ मैं जानती हूँ एक शख्सियत है, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, बट वो बहुत जानी मानी शख्सियत है, बाद में बताऊंगी, नाम खुद ही ले लें, बाद में बताऊंगी। सो बहुत उनको वो परपेचुअल लाइंग की आदत है, ठीक है, कंपल्सिव लायर है, कंपल्सिव लाइक वो बेसाख्ता जो है वो झूठ बोलते हैं, कंपल्सिव लायर। शायद समझ आ गया है किसकी बात करने वाले। सो वो बैठ के एक दिन मुझे जो है कोई नसीहत दे रही हैं, ठीक है, बात बता रही हैं किसी की, और मुझे कह रही है बड़े समझ नहीं आती, जाले प्लीज़ मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला, और मैं आपको बता नहीं सकती कि हर रोज़ मुझे वो एक नया प्रोफेशन बताती थी कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करने वाली हूँ, और हम सबको पता था कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। सही बात। और हम सुन रहे होते थे, बिकॉज हम क्यों इसका बखेरा बनाएं और अपने आप को क्यों इसमें शामिल करके जो है अपनी एनर्जी डाउन करें। बिल्कुल। लेकिन दूसरों के बारे में वो ऐसे बोल रही थी, उसने देखो अपनी उम्र छुपाई, उसने ये झूठ बोला, उसने ये कहा, और मैं इनकी शक्ल देख रही हूँ कि कोई सेल्फ टॉक नहीं है और कैसे नहीं है। अच्छा, मुझे एक और बात भी समझ नहीं आती ना, अगर मैं इस चीज में मुब्तला हूँ और मुझे पता भी है कि मैंने ये झूठ बोला है, ठीक है, मुझे लग रहा है अगला बंदा यकीन कर रहा है मेरी बात का,
अपनी तरफ से लोग यही सोचते हैं, लेकिन मैंने झूठ बोला। अगर मैं किसी और में ये खामी दिखाऊंगी आपको, तो मुझे इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि खामी मुझे भी नजर आएगी। ये मुझे समझ नहीं आता। ये मुझे पता है इसका क्या प्रॉब्लम, ये किस प्रॉपर बीमारी की हद तक है। ये पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं और पैथोलॉजिकल जेलसी होती है। ये दोनों इस बीमारी की हद तक होती है कि जहाँ पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते और आप ऐसी बकवास करते हैं। और आप जब तक झूठ नहीं बोलते, जब तक आप कहानी नहीं सुनाते, हिस्टोरिक टाइप की एक चीज नहीं खड़ा करती अटेंशन लेने के लिए लोगों की वक्ती तौर पर, जब तक आपको सुकून नहीं मिलता। और उसमें बड़े ऐसे झूठ बोलते हैं कि बंदा पकड़े भी ना, मतलब नहीं बाद में जाके आप जब आप शुरू में उनसे मिलते हैं तो वो इतनी शुरू में जब आप मिलते हैं तो वो इतने मतलब फरावानी से वो झूठ बोल रहे होते हैं कि आपको बाद में जब पता चलता है कि ऐसे बताया कि फायदा नहीं था। और वो जो झूठी कहानी सुनाई है उसको कोई फायदा नहीं था, लाइक ना नुकसान था ना फायदा था। बस आई थिंक वो वक्ती तौर पे अटेंशन लेने के लिए करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और चीज होती ही नहीं है। इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है, कोई परफ्यूम्स की फ्रेग्रेंस से अटेंशन लेता है, कोई अच्छी बात से लेता है, कोई अच्छे कपड़े पहनने से लेता है। कुछ हिस्टोरिक टाइप के लोग होते हैं जो कि कहानियां सुनाने से लेते हैं, जिनको पता होता है कि मैंने कोई लंबी फेंकनी है और 10 लोगों ने बोला हाय लो क्या बात है, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। हाँ, चार लोग तो आपको मिल ही जाएंगे ना यकीन करने के लिए। कोई इन्वेस्ट भी कर देता है, कोई पैसे भी दे देता है, कोई डस भी खा जाता है। ये सब कुछ मिला जुला होता है। लड़कियों में इस किस्म के झूठ बोलने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। लड़के कहानी सुना के पैसे भी ग्रैब करते हैं, आपको पता है, इन्वेस्ट करवा लेते हैं। लड़कियां भी करती हैं। सोशल मीडिया पे अभी एक आई थिंक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है जिसके ऊपर एक इन्फ्लुएंसर थी जिसने ये क्लेम किया था कि उसको कैंसर है, और वो कैंसर के क्लेम के बाद से वो सालों साल ये कहानी चली है मंशा। इट्स अ वेरी पॉपुलर वेब सीरीज ऑल्सो, एंड उसका एक क्राइम एक होती है, वो क्राइम स्टोरीज के ऊपर लोग वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, उसमें उसके ऊपर उन्होंने दिखाया था। शी एटोफाइड मनी फ्रॉम पीपल जिनको वो जानती थी उनसे भी, और फिर सोशल मीडिया के जरिए से भी, और वो बहुत देर के बाद पकड़ी गई। सो ये लड़कियों में भी है। अच्छा, मुझे लड़कियों में तो बहुत है। सच ये तो इतने ऐसे दिल से बोला है इन्होंने, जो है ना DDS निकला है। अगर मैं अपने पेशेंट्स का एक ही जेंडर डिफरेंस करूँ ना, मैं काउंट करूँ तो स्टैटिस्टिकली बात करेंगे। नहीं, स्टैटिस्टिकली बात कर रहा हूँ। 70% जो है वो खवातीन में होता है, और बड़ी मासूमाना भी होती है बाज़ों का। क्यों, क्या एहसास कमतरी का शिकार ज्यादा है खवातीन? इसलिए या अटेंशन सीख वाली बात है कि थोड़ा सा अटेंशन सीख करते हैं, शायद मोहब्बत चाहिए या अटेंशन चाहिए, अपने लोगों से वैलिडेशन चाहिए, मोहब्बत चाहिए, वैलिडेशन, थैंक यू सो मच, वैलिडेशन चाहिए होती है। वेलकम। चलिए, इसमें कोई अपने आप को पैट ऑन द बैक देने की जरूरत नहीं। क्यों? वैलिडेशन इज अ वेरी वैलिड वर्ड। वैलिड वर्ड। इन्होंने वो सब कुछ एक ही उसमें कूजे में बंद किया। सी अच्छा, अब मैं एक पॉजिटिव री-इन्फॉर्मेशन वाली बात करना चाहती हूँ कि हम ये बातें तो हमने की कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे रुकावट होती है इस्लाह की। लाइक जैसे हमने बात की एंटाइटलमेंट की, और फिर हमने बात की कि ब्लेम गेम की, कि मैं निशानदेही होगी लेकिन मैं नहीं करना चाहता, एक्सक्यूज़ देना चाहता हूँ। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इस्लाह हो सकती है? कौन सी ऐसी चीज़ें हमने अपनानी है जिससे हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं आगे? क्योंकि हर किसी में कोई देयर इज़ नो वन हू इज़ परफेक्ट, और मेरी इस्लाह से मुराद जो है वो सेल्फ इस्लाह नहीं है, वो इस्लाह है कि आप चैरिटेबल हों लोगों के लिए, क्योंकि रमज़ान का महीना भी और ख़त्म हो रहा है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ले कर जाएँ इस महीने से? मेरे ख्याल से बहुत होते हैं 30 दिन किसी भी आदत को बदलने के लिए, है ना। 30 डेज पूरा का पूरा रीहैब हो जाता है। रीहैब में भी किसी ड्रग एडिक्ट को 21 दिन रखते हैं तो वो काफ़ी हद तक सेट होकर निकलता है। 30 दिन बहुत है जी। देखो, बात ये कि सबसे पहला मतलबी बन जाए। मतलबी ऐसे बने कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। जब आप ये नियत करेंगे ना, मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। नंबर 1 कि मैं तो खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूसरों को भी खुश करना चाहता हूँ। ये नंबर 2 स्टेप है कि मैं दूसरों को क्यों हर्ट करूँ, मैं दूसरों के साथ क्यों खराब करूँ, क्योंकि जब मैं दूसरों के साथ खराब करूंगा तो मैं कभी खुश रह नहीं सकता। कम्स अराउंड। तो ये एक नियत होती है कि, और ये अमूमन 35-40 साल के एज में आती भी है नेचुरली, लेकिन कुछ लोगों में माशाल्लाह नहीं भी आती। तो सबसे पहले ये सोचे नहीं यार, मैं कर भला हो भला। आप दूसरों के नुकसानात बंद कर दें, आप दूसरे चीटिंग करना खत्म कर दें, आप झूठ बोलना बंद कर दें, आप झूठ बोल के पैसे को हथियाना, उधार लेना, ये बहुत छोटी छोटी बातें मंशा, ये बातें हमें नजर नहीं आती। हम किताबी बातें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इन बातों पे फोकस नहीं करते। छोटी सी बात पे किसी को गलत मोबाइल बेच देंगे, ठीक है, या कोई चीज ऐसी कर देंगे, नुकसानात दूसरों के करना छोड़ दें। और हम अब जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ नाज़रीन, वापस आएंगे, यही मौजूद होंगे जहान रमजान ओनली ऑन 365 न्यूज़। तो जल्दी से आइए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहान रमज़ान 365 न्यूज़ पे। अभी कराची में हमारे रिपोर्टर्स बाहर निकले हुए हैं और हमें दिखाएंगे कि जुम्मे की इफ्तारी की क्या तैयारी हो रही है।
जी देखिए, अफ्तारी के दस्तरखान पर अगर दही बड़े ना हो तो दस्तरखान हमें अधूरा लगता है। आज मैं एक ऐसी शॉप पर मौजूद हूँ जो दिल्ली से दही बड़ों का ये जायका लेकर आए हैं। तकरीबन 1958 से ये शॉप कायम है और माशाल्लाह यहाँ रश इतना होता है। कैमरामैन हसनैन ये दिखाइएगा कि लोग जो है वो पहले से यहाँ पर लाइनें लगा देते हैं ताकि ये दही बड़े जो है वो यहाँ पर ख़त्म ना हो जाए। पहले से थैलियाँ बांध के रख दी जाती है। और कैमरामैन हसनैन, ज़रा मैं ये आवाज़ जो है ये आवाज़ सुनाना चाहूँगी कि इसमें सारा जो माल होता है ना वो सारा इसमें पड़ा हुआ होता है। तो ये जनाब है, इनके वालिद साहब जो है वो पहले ये शॉप चलाते थे। दिल्ली से ये अपना जायका लेकर जो है वो कराची आए। जनाब आप बताइएगा कितना अरसा हो गया है आप लोग ये काम कर रहे हैं और ये वालिद साहब भी आपके इसमें थे? जी, वालिद साहब थे हमारे पहले। अच्छा, तो और यहाँ पर क्या क्या मशहूर है अगर दही बड़े के अलावा की बात? हमारे पानी पूरी वगैरह, मिक्स प्लेट हमारी मशहूर ज़्यादा है। अच्छा, मिक्स प्लेट पानी पूरी ज़्यादा बिकती है? जी। अच्छा जी, ठीक है। और ये इसका टाइम क्या है, कितने बजे तक ये चलता है, खुला रहता है? हम ये रात को दोपहर को 2 बजे खोलते हैं, रात 2-3 बज जाते हैं। रात को 3 बजे जाते हैं, शहरी तक? अच्छा, शहरी तक होता है। कैमरामैन हसनैन, मैं आपसे कहूंगी कि जरा फोकस कीजिएगा, ऊपर आ जाए आप, ये फोकस करें और ये दिखाइएगा हमारे नाजरीन को, दिखाइएगा कि किस तरह से जो है वो फुर्ती दिखाई जा रही है, कितनी तेजी से माशाल्लाह से जो है वो काम किया जा रहा है। ये सीक्रेट रेसिपी होती है, इनके अपने मसाले होते हैं, अपनी चटनियाँ होती हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं, जिनसे जो है वो जायका मज़ीद बढ़ जाता है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये तमाम तक जितनी भी ये थैलियाँ हैं ये बांध के रखी गई हैं। बाहर शॉप के बाहर इन्होंने ये ठेला सा लगाया है क्योंकि रश इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग जो है वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए ये पहले से थैलियाँ बांध के रखी जाती हैं ताकि लोगों को जो है वो वक्त पर जो है चीज़ मिल जाए। जी, थैंक यू सो मच। हमारे नुमाइंदों ने इतनी खूबसूरती से हमें बताया और इसी तरीके से हम जाएंगे इस्लामाबाद और वहाँ देखते हैं कि क्या हो रहा है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के सबसे पुराना जो मार्केट है, अपारा मार्केट, वहाँ मौजूद हूँ। और यहाँ पर मैं जिस शॉप के बाहर मौजूद हूँ वो है चटखारा, यानी यहाँ पर सारे चटखारेदार जो अशिया है वो दस्तियाब है। और इस्लामाबाद के जो शहरी है वो यहाँ आते हैं और दस्तरखान के लिए यहाँ से समोसे हो, पकोड़े हो, इसके अलावा कचौरी हो, साथ साथ जो गुलगप्पे है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा फ्रूट चाट हो, छन्ना चाट हो, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। मैं ताहिर मुगल से कहूँगा वो आपको दिखाया, ये जो मज़े के रोल आप देख रहे हैं, इतने क्रिस्पी रोल है कि दिल कर रहा है कि अब इसको खा जाऊं, लेकिन चूंकि मेरा रोज़ा है तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये समोसे भी है, मुख्तलिफ किस्म के सब्ज़ी के समोसे हैं, कीमे वाले समोसे हैं, इसके अलावा आलू वाले समोसे हैं, नमक पारे यहाँ पर दस्तियाब है। इसके साथ साथ जलेबी, चूँकि सारी बात दस्तरखान हो, अफ्तार का टाइम हो, दस्तरखान में कुछ मीठी चीज़ें ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, तो यहाँ पर मुँह मीठा करने के लिए जलेबियाँ जो है वो भी दस्तियाब है। और जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी हैं वो, मैं इसको देख के मेरे मुँह में पानी आ गया है, वो जलेबी को भी जो है फ़ोकियत देते हैं, अहमियत देते हैं और दस्तरखान में ज़रूर जलेबी जो है वो होती है। इसके अलावा पकोड़े भी यहाँ पर, आलू के पकोड़े हैं, प्याज वाले पकोड़े हैं। वो इस्लामाबाद के जो शहरी है वो दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और अपने दस्तरखान के लिए जो मज़े की चीज़ें हैं, मज़े के पकवान है वो यहाँ से लेके जाते हैं, अपने दस्तरखान को वो खूब सजाते हैं। वेलकम बैक। थैंक यू मंजा, आपने मेरे साथ सबको वेलकम बैक किया। कोई नहीं, हम साथ साथ कर सकते हैं इस तरह से। और इसी के साथ आपको हमने दिखाया है और बताया है कि हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं सेट पे और बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी थी और वो माफ़ी के हिसाब से थी। मंजा, आपने मुझे माफ़ किया? मैंने आपको जाले बिल्कुल माफ़ किया। भूल भी जाए ना फिर फॉरगिव तो कर, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, माफ़ करने के बाद उसको भूलना। अच्छा, ये मेरा एक वैसे मसला है कि मैं चीज़ें, अगर वैसे तो ये तो बड़ी छोटी सी बात है, ऑफ कोर्स ये याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर एक जो है चीज़ जो किसी ने बार बार की हो, जैसे गलती रिपीट ऑफेंडर हो आपकी ज़िंदगी में, तो फिर एक वक्त पे आके शट ऑफ हो जाती हूँ मैं, और मेरा जो है ना जहन ही उनकी तरफ बंद हो जाता है। इन द सेंस कि ना मैं उनके लिए सोचती हूँ अच्छा, ना मैं सोचती हूँ उनके लिए बुरा, मैं उनके बारे में सोचती ही नहीं। तो ये क्या एक अच्छी चीज़ है, क्या ये बुरी चीज़ है, क्या मुझे इसको चेंज करना चाहिए? देखिए, अगर कोई वो शख्स जो आपके साथ रेगुलर बेसिस पे है और वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है जी और आप उसको माफ कर रही हैं और फिर आपको दोबारा नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसे आदमी के साथ रहना बेवकूफ़ी जी, ठीक है ना। इतना अच्छा होने की भी जरूरत नहीं है जो आपको खुद को डैमेज करे। तो अगर आपके साथ कोई रहता है और नुकसान पहुंचाता है और आप उसको माफ किए जा रहे हैं, इसका मतलब है आप वीक है।
तो बेहतर ये कि आप उसको असर्टिवली बता दें और उससे आप किनारा कशी इख्तियार कर लें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उसको आप भूले भी नहीं, वो वाली भूले नहीं होता यहाँ पे कि आप भूल के पता चला आप किसी ने आपसे आपको किसी को आपने पैसे दिए बहुत सारे और आपने बिजनेस कराया, वो पैसे खा गया, फिर आप 2 साल के माफ करके दोबारा पैसे देने चले गए। तो ये तो एक हैबिचुअल हो गया ना। तो हर चीज का एक फाइन लाइन तो होती है बीच में। जो सिनेरियो बेस आप बता रही हैं, जिस बेस के ऊपर, मैं यही बोलूंगा कि आप उससे दूर हो जाए, थोड़ा सा ना ही भूले तो बेहतर है। लेकिन हाँ, अगर कोई करीबी रिश्ता है तो फिर आप उसको भूल सकते हैं। नहीं, पर करीबी रिश्ते में भी तो ऐसे होते हैं कि आपके कोई बहुत ही करीब होता है और उस कुर्बत का ही फायदा उठाते हुए वो आपको जो है नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर अगर आप उनसे नहीं ये नहीं है, मैं वैसे ही एक जनरल बात कर रही हूँ। और फिर पहले बता दूं फिर अगर आप दूरी इख्तियार कर लें उस इंसान से, तो आपके जो करीबी और लोग हैं उनको बड़ा मसला होता है इस बात से। हाँ, तो वो लोग क्या कहेंगे कि जुमरे में आ जाते हैं। हाँ, तो कहाँ ये सही है, कहाँ ये गलत है, आपको क्या करना चाहिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन इसमें कितनी जरूरी है, इसके हवाले से जरा बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन और टेक्निकल है। अमूमन हम पेशेंट्स के साथ ये करते हैं कि कोई मैं आपको पेशेंट और डॉक्टर के हिसाब से बता सकता हूँ, क्योंकि फैमिलीज ऐसी आती है बताते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं हो रहा और मैंने बार बार ट्राई की और ये ठीक नहीं होता, गलतियाँ किए जा रही है, अब मेरी बस हो गई है और मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। तो हम ये नहीं कहते कि तुम जाके फ़ौरन ख़त्म कर दो, क्योंकि फैमिली ने उसके ऊपर फिर एक ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं कि ये क्या किया, तुम्हारा एक तरीका है। तो हमेशा जब आपको लगे कि आपका करीबी शख्स आपको नुकसान दे रहा है और आप उसको 1-2 बार माफ़ कर चुकी हैं और नहीं कर पा रहा, तो हमेशा फैमिली की सपोर्ट फ़ौरन ले लें, छुपाएं नहीं। जो आपके 3 लोग हैं आपके साइड के, कोई भी हो, जाले भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उन तीनों को बिठाएं टीम बना के और उनके 3 को भी बिठाएं और उनको ये पूरा सिनेरियो बताएं कि मैं 2-3 महीने से ये चीज़ें बर्दाश्त कर रही हूँ और ये मामला हल नहीं हो रहा, अब मेरे बस में नहीं है, तो आप लोग फैसला करें, ताकि कल को आप कोई फैसला लें तो आपके साथ पूरी एक टीम पता हो, यूनाइटेड कन्फ्रंटेशन के तौर पे आप बताएं कि भाई हमने तो पूरी ट्राई की है। इसमें क्या होता है कि कभी भी आप कोई फैसला लेंगी ना तो वो आपके ऊपर अकेले में नहीं आएगा, हमेशा आप ये बता सकते हैं कि भाई ये सब मेरे साथ थे, क्योंकि जोशीला फैसला हमेशा पछताता है। जी। हम लोग अमूमन अकेला फैसला जो ले लेते हैं ना, यूं हमने फैसला किया, यूं निकले, घर पहुंचे, हमारे बिगाड़ने वाले बहुत हैं, ये क्या किया तुमने, तुम पागल हो, जज्बाती हो, नहीं तुमने ये नहीं करना चाहिए था। तो उससे बेहतर है कि अपने पहले पूरी सूरत हाल से सबको आगाह करें। हाँ, 3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को आप बिठा के बात करें, जिन पे आपको भरोसा है, वैसे किया तो यही है इसने मैं जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से। लोग बहुत ज्यादा सोचना शुरू हो जाएंगे। नहीं कुछ नहीं यार, ये इतनी कोई गंभीर बात नहीं है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग आए गए, दोस्त भी हैं, और ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको बताऊँ, कुछ अर्से पहले मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं और होस्ट भी हैं, उनसे मेरी की बात पे लड़ाई हो गई थी। तो मैंने मनाया, नहीं मानी, डायरेक्ट वो नहीं मानी, मैंने टीम बनाई पीछे, मैंने सोर्सें लगवाई अपने दोस्तों की, उधर से फिर बात हुई, तो अब वो बात जारी है। गो कि अभी तक वो फाइनल पाया, तकमील तक नहीं पहुंची, बट आई नो इट्स वर्किंग समवेयर। तो आप जरूरी नहीं कि अगर आप डॉक्टर वजाहत हैं या बहुत बड़ी होस्ट हैं तो आप अकेला सब कुछ कर सकते हैं। समटाइम वी नीड अदर फ्रेंड्स। नो, वी एब्सोल्युटली डू, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट वनरेबल डिटेल विद अस। और हमारी दुआ है आपके लिए कि वो आपकी जो भी तलखी चल रही है वो सॉल्व हो जाए, बिकॉज ये माफ करने का और माफी मांगने का ही महीना है। बिल्कुल, लेकिन हम माफ नहीं करेंगे सोबिया को अगर उसने बिरयानी नहीं बनाई होगी। मुझे लग रहा है कि बन गई है। सो अब वक्त हुआ चाहता है वो हसीन घड़ी का कि जब हम जाएंगे किचन की तरफ। आखिर वो वक्त आ ही गया। वो आ ही गया। मंशा तो बहुत खुश है, मैं बहुत ठीक है। मेरे लिए आई होप जो है वो सालन अलग से रखा हो। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताती चलूं कि सबसे पहले हम जो किचन में आए हैं यहाँ पे, तो हमें स्पॉन्सर किया है सनरिज। सनरिज का फोर्टिफाइड आटा जो है वो आपके लिए बहुत सेहत बख्श है, इसमें B12 भी है और इसकी रोटी रहती है 6 घंटे तक नरम। और इसके अलावा हमारे पास है ग्लैम गैस, जिनकी अप्लायंसेस की वजह से ये खाना तैयार होता है, और ये है हमारे अप्लायंस पार्टनर। इसके साथ साथ हैं हमारे फूड पार्टनर जो कि हैं KFC, जिनको हम रोज़ नोश करते हैं, इफ्तारी उसी से होती है। देन वी हैव आवर बेवरेज पार्टनर व्हिच इज़ पेप्सी। उसके अलावा हमारे पास है विम, जिससे हमारे बर्तन चमकते हैं और हमारे हाइजीन का ख्याल रखा जाता है इस सेट पे, और लाइफ बॉय, जिससे हम अपने हाथ धोते हैं, जिसकी वजह से जो भी जरासीम है हमारे हाथ में उससे हम महफूज रहते हैं। उसके साथ साथ हमारे कुकिंग पार्टनर्स है शाहताज, जिससे हमारा ये मज़ेदार खाना, जैसे आप देख रहे हैं बिरयानी कितने मज़े की बनी है जी, इसमें जो है शाहताज का कुकिंग ऑयल यूज़ हुआ है। और उसके साथ साथ है नौर, जिससे हम बहुत सारी हमारी जो सॉसेज हैं, बहुत सारे जो हमारे ब्रॉथ्स हैं उसके साथ प्रिपेयर किए जाते हैं जी। एन ऑसम किचन, एंड ऑसम किचन, जिसकी वजह से हम यहाँ व्हिच इज व्हाई वी हैव एन ऑसम किचन। यस।
जी सोबिया जानू, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कितनी अच्छी है ना आप। जिन्होंने हम सबकी, अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, हाँ, हम लोग जब यहाँ पे शो कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, अपना जहन इस्तेमाल कर रहे थे, तो मुझे नज़र मेरी पड़ रही थी किचन की तरफ, लोगों ने बुकिंग करा ली है बिरयानी की, प्लेटें बना के उन्होंने साइड पे रख दी है कि इसके अलावा घर पे लेके जानी है। मुझे घर क्या खुद खाएंगे, मैं नहीं बता रही, मुझे लग रहा है घर तो कोई नहीं जाने वाली है। खत्म हो गई। हाँ चली गई, बट गई, ये देखें, बट गई है। मैंने प्लेटें गई हैं, मैंने देखा है कि वो प्लेटें गई हैं। ये हमें कुछ एहतजाज करना चाहिए कि हम वहाँ पे होस्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे लोग आके जो है ना, हाँ इसलिए मैंने अलग से ना सालन रखवाया। अच्छा लेट्स, देगी बिरयानी थी, बिल्कुल देग तो थी नहीं, तो ये कैसे देगी बिरयानी में कन्वर्ट? देगी बिरयानी में ऐसे कन्वर्ट हुई, जो फॉर्मुलेशन जो मैंने मसाले की थी वो देगी बिरयानी में जो यूज़ की जाती है वो है, उसके लिए मैंने मैरिनेशन के लिए योगर्ट ले लिया था, मैंने 2 टेबलस्पून फूड कलर डाला है, जिसकी वजह से ये जो आलू में और हर चीज़ में आपको रंग नज़र आ रहा है वो है, लाल मिर्ची है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, नमक है, हल्दी है, हरी मिर्चें हैं। इन सब की मैरिनेशन करके हमने सालन को कुक किया, ग्रेवी को। उसके बाद हमने इसमें टमाटर, हरा धनिया, पुदीना ये डालकर और फ्राइड अनियन डाल के ग्रेवी कुक करके राइस में दम दिया है। और कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू है ना बिरयानी की, जो एक खुशबू है ना, मैं ये कह सकती हूँ। अच्छा, ये हमारे रोज़े का जो है अभी वक्त में पानी आ रहा है, हाँ बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है जाले, तो हम बहुत अच्छे से ये इफ्तारी इंजॉय करेंगे। नाजरीन, आप भी अपने घर वालों के साथ इफ्तारी इंजॉय करें। आज के लिए हम सबकी तरफ से खुदाफिज होगा, लेकिन उससे पहले हम जो है सोबिया से जो टॉपिक है उसके हवाले से एक छोटा सा मैसेज लेना चाहेंगे। हाँ, माफ़ करने पे, माफ़ी पे, रेफर्मेशन पे, इस्लाह पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही बोलती हूँ कि मैं हमेशा जो है वो फॉरगिव कर देती हूँ, बट मैं कहती हूँ कि आप फॉरगिव कर दें, बट आप एक डिस्टेंस इख्तियार कर लें। इफ यू आर लाइक, ये है ना, ये है मैं और सोबिया जो है ना कुछ एक ही जैसे हैं, मुझे लगता है। कुछ अरसे के बाद सिर्फ ये खाना बनाती हूँ और ये नहीं बनाती। मैं बनाती हूँ खाना, मैं खाना बनाती हूँ, कम बनाती हूँ। हाँ, मैं कम बनाती हूँ कि लोग जो है ना वो फॉर ग्रांटेड ना ले लो, पर आप फॉरगिव कर दो, लेट इट बी, फॉरवर्ड हो जाओ। एग्जैक्टली, मैं भी स्पेस ले लो आप, इट्स ओके, चलिए। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। हम लोग जरा अपने गेस्ट की तरफ भी जाते हैं। थैंक यू। क्यों इस दफा वहाँ पे जाके क्यों हो रही है? और मैं अपने कुशन पे बैठना चाहती हूँ और मंशा ने पौधा गिराने की फुल कोशिश की, लेकिन वो ना हो पाया। शुक्र। अच्छा जी, सो मेरा जाते जाते ये मैसेज है, आई थिंक हम सबको एक छोटा सा मैसेज देना चाहिए, ठीक है? मैं इस्लाह के हवाले से कहूँगी, दूसरों का तो मुझे नहीं पता। मैं उन लोगों में से हूँ जो फ़ौरन माफ़ कर देती हूँ, मैं रखना नहीं चाहती अपने अंदर, बिकॉज मुझे लगता है मेरी ज़ात के लिए, मेरे लिए जो है वो तकलीफ से बात है, टॉक्सिसिटी है। और वो बिल्कुल सही कहा था सोबिया ने और आपने भी कि आप किनारा कशी कर लें, वो बेहतर है। जो आप अपनी ज़िंदगी में क्यों, आपने अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है, कुशादा बनाना है, खुश रहना है, तो उसके लिए यही ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इस्लाह करना जो है ना, आप अगर अपने आप को सब ये समझना शुरू हो जाएं कि आप परफेक्शन हैं किसी भी तरह से, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे वो आप इंसान की हैसियत से हो, चाहे वो आप अच्छी बीवी बेटी, जो भी आपके रिश्ते हैं ज़िंदगी में उसके हवाले से हो, आपके पास इस्लाह के चांसेस होते हैं। आपकी ज़िंदगी इतनी सी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कमी बेशी होती है। अगर आप ये सोचते रहें कि वो कमियाँ हैं तो वो आप पूरी करने की कोशिश करेंगे। कभी भी ये मत सोचें कि जो है वो बिल्कुल ठीक है, चाहे वो आपकी ज़रूरतें हों, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा हो। आई फ़ील कि मुझे हर रोज़ एक स्टूडेंट बन के ज़िंदगी गुजारनी है और मुझे बहुत मज़ा आता है सबसे सीखने में। आपसे सीखने को इतना मिला, यहाँ पे सेट में जितने हैं, मंशा से मुझे हर वक्त, मैं उसको यही कहती हूँ, हालांकि मुझसे बहुत छोटी है, बट मुझे बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को मिली है। तो थैंक यू करना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, अल्हम्दुलिल्लाह करना भी बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वो भी एक पहला कड़ी सफ़र का हिस्सा हो। बिल्कुल, हाँ, मेरा भी यही मैसेज होगा। जैसे जाले ने कहा कि जो है, आई थिंक हर बंदा एक स्टैग्नेंट इंसान नहीं होता, आपके अंदर बहुत सारी खामियां होती हैं, वो आपको खुद पता होती हैं। अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान हैं तो सबसे पहले आपने अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना होता है, अपनी जो खामियां हैं उसको पहचानना होता है, और कुछ चीज़ें आपकी सेल्फ प्रिजर्वेशन होती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे मैं काफ़ी जो है चुप रहा करती थी, अब मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बोलना शुरू हो गई हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा। और वो भी इसलिए क्योंकि जब मैं ज़्यादा छोटी थी तो मुझे लगता था कि शायद मैं थोड़ी सी गार्डेड थी, क्योंकि मैं लोगों से घबराती थी कि वो मुझे कुछ ऐसी वैसी बात कह देंगे। पर लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझ में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आई, तो मैंने रियलाइज़ किया दैट आई डोंट रियली हैव टू बी लाइक दैट एनी मोर, आई कैन बी मोर माई सेल्फ एंड बी कंफर्टेबल विद माई सेल्फ। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मैं खुद अपने अंदर चेंज मैंने की हैं और मैं चाहती हूँ कि मज़ीद चेंज हो। और नाज़रीन, हम सब में वो खामियां हैं, हम सब इंसान हैं, अपने आप को भी फॉरगिव करना
बहुत ज़रूरी है, इसीलिए दूसरों को भी फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। तो यही हमारा आज का मैसेज है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया। थैंक यू डॉक्टर वजाहत, थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत। कल इसी वक्त इंशाल्लाह नाजरीन अगर ज़िंदगी रही तो हम यहीं मौजूद होंगे। जहान रमज़ान 365 अभी के लिए हम सब की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।